आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 46। सुबह वापस आकर अरुण जहाँ थका हुआ बिस्तर पर निढाल पड़ा था, वहीं उजला अरुण के बदले व्यवहार पर बेचैन हुई जा रही थी। वे कभी बेचैनी में कमरे में टहलने लगती तो कभी हथेली मसलती देर तक खिड़की पर खड़ी रहती। काका ने जब उसे कमरे में ही उपलब्ध सारा कुछ करा दिया था, जिसे वे कमरे से बाहर भी ना निकल सके। इधर दीवान एंटरप्राइजेस में अलग ही हड़कंप मचा था। कॉन्फ्रेंस रूम में दीवान साहब बैठे बड़े से स्क्रीन में नजर टिकाए बैठे थे, जहां बार ग्राफ लगातार डाउन शो कर रहा था। सब कुछ जीवन शो की तरह चल रहा था, जिसे देखते हुए दीवान साहब के चेहरे का रंग ही उड़ा जा रहा था। उस वक्त उस रूम में वे अकेले थे। तभी तेजी से आकाश रूम में प्रवेश करता हुआ कहता है, डैड, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई स्टॉक मैनेजर बात करने तक को राजी नहीं है। आकाश बुरी तरह से उखड़ा हुआ लग रहा था। वो उसी परेशानी में वहीं बैठते हुए अपने सामने का लैपटॉप खोलता हुआ कहता रहा, लगातार हमारे सारे शेयर होल्डर हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें अभी के अभी अपने कई प्रोजेक्ट होल्ड ओवर करने पड़ेंगे। आकाश अपनी बात कहता जा रहा था, जिससे उसका ध्यान नहीं गया कि उसके पिता अपने गले की टाई को ढीला करते हुए कुछ ज्यादा ही विचलित नजर आ रहे थे। पता नहीं आज कौन सा भूचाल आ गया है कि सारी मुसीबत एक साथ आ गई है। एक तरफ हमारे सारे शेयर डूब रहे हैं, वही बिजनेस एसोसिएशन का मेल भी आया है। डैड, हर बार भी आपको अपना चेयरमैन चुनते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों वो रिवोटिंग करवा रहे हैं। और आकाश अपनी बात कह भी नहीं पाया था कि ब्रिज नॉक करते प्रवेश करते आकाश की ओर देखते हुए कहता है, सर, भावनगर के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वहाँ मजदूरों ने सारा काम बीच में ही छोड़ दिया है। क्या? अभी तो प्रोजेक्ट बस कंप्लीट होने वाला था। जल्दी कुछ करो, नहीं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आकाश बुरी तरह से चिल्ला पड़ा, सर, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है। दीवान सर। अचानक ब्रिज का ध्यान दीवान साहब की ओर गया। वे आंखें बंद किए गहरी गहरी सांस ले रहे थे। डैड, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। चीखते हुए डॉक्टर आकाश तुरंत अपने पिता को संभालता है। जहां ब्रिज डॉक्टर को कॉल लगा रहा था, वहीं आकाश दीवान साहब का सिर चेयर पर टेक लगाकर उनके गले के कपड़े ढीले करता, उनकी हथेली रगड़ता बार बार उन्हें पुकार रहा था। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर उस पर उसके होश बुरी तरह से उड़े हुए थे। पिछली पूरी रात जागने बेसुध होता बिस्तर पर लेटते ही निढाल हो गया था। अभी कुछ देर पहले ही वे लेटा था, जिसे वे काफी गहरी नींद में था, जब काका ने आकर उसे जगाया। वे अधखुली आंखों से उनकी ओर देखता है। वे घबराए हुए उसे बता रहे थे कि आकाश का फोन आया है और उसे तुरंत ऑफिस आने के लिए बोला गया है। उठते ही मोबाइल में 10-20 मिस कॉल देखते वे मामले की गंभीरता को समझता तुरंत ही ऑफिस जाने को तैयार होने लगता है। दीवान साहब काउच पर लेटे थे और डॉक्टर उनका फुल चेकअप करने के बाद उनसे कह रहे थे, मेरे हिसाब से दीवान साहब आपको घर पर आराम करना चाहिए। वहीं आकाश और ब्रिज भी मौजूद थे। यस डैड, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब हैंडल करता हूँ। ब्लड प्रेशर ही बढ़ाता, ठीक हो जाएगा। तुम पहले सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को बुलाओ इमीडिएटली। वे सहारा लेकर उठते लगते हैं तो आकाश आगे बढ़कर उनको अपना सहारा देता हुआ कहता है, लेकिन अभी तो आप। मैं ठीक हूँ। तभी केबिन में अरुण प्रवेश करता हुआ तेजी से उनके पास आता हुआ कहता है, क्या हुआ डर आपको? डॉक्टर? वे एक दौड़ती नजर से क्रमशः डॉक्टर, आकाश और ब्रिज की ओर देखता है। दीवान साहब का बीपी और शुगर दोनों बढ़े हुए हैं। मेरी राय है उनको अभी आराम करना चाहिए। डॉक्टर अरुण की ओर देखता हुआ कह रहा था, डैड चलिए, आप अभी चलिए मेरे साथ। मैंने कहा ना, मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग ज़रूरी है, वो अरेंज करो जल्दी। सब जान रहे थे कि उनकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन वे अपनी जिद से कहीं नहीं जाएंगे, ये भी सब अच्छे से जानते थे। अरुण फिर उनसे जाने के लिए कहने वाला था, उससे पहले ही आकाश उसे इशारे से रोकता हुआ कह उठा, ठीक है डैड, आप यहीं आराम करिए। जैसी मीटिंग अरेंज होती है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। मिस्टर ब्रिज, आप यहीं डैड के पास रुकिए। कहते हुए अरुण को अपने साथ चलने का संकेत करता हुआ आकाश कहता है, तुम चलो भी मेरे साथ। सभी आकाश की बात पर सहमति देते हामी में सिर हिला देते हैं। इसके साथ ही आकाश अरुण के साथ उस केबिन से बाहर निकल जाता है। ऐसा हुआ क्या है कि बोर्ड मेंबर्स की इमीडिएटली मीटिंग बुलानी पड़ रही है? आकाश के केबिन में मौजूद अरुण हैरानगी से आकाश की ओर देखता हुआ पूछता है, हमारे 50% शेयर किसी कंपनी ने खरीद लिए हैं। किसने? डोंट नो, पर प्रॉब्लम ये नहीं है।
अभी की सिचुएशन ये है कि बाकी के शेयर्स को अपने होल्ड में लेने की इसे डैड बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग बुलाना चाहते हैं। अगर उनके शेयर्स भी हमारे हाथ से निकल गए तो दीवान कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। हाउ इज दिस पॉसिबल? जो सोचा नहीं था वो सब हो रहा है। फिलहाल मैं किसी तरह से जल्द मीटिंग अरेंज करता हूँ। तब तक के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज की वर्क एक्टिविटी को कुछ समय के लिए बंद करना होगा। आकाश केबिन में टहलता हुआ कहता रहा, लेकिन इससे तो मजदूर सीधे अफेक्टेड होंगे। सो व्हाट? मैं उन छोटे लोगों की चिंता करूं या दीवान एम्पायर की? लेकिन अरुण विरोध करना चाहता था, पर उसे बीच में रोकता हुआ आकाश बोल उठा, तुम मुझ पर ये सब छोड़ दो। आकाश के रूखे रवैये पे अरुण होठ भींचे हुए बोल उठा, तो आपने मुझे बुलाया ही क्यों? अरुण, तुम बात को समझो, अभी ये सब कुछ हैंडल मुझसे नहीं होगा। तुम रुको मीटिंग के लिए बस। कहता हुआ आकाश इंटरकॉम उठाकर दीपांकर को बुलाने ही वाला था कि तभी वह केबिन में प्रवेश करता है। सर, दीपांकर हड़बड़ाहट के साथ अंदर आ रहा था। सब बिजनेस एसोसिएशन की ओर से मेल आया है। तो आकाश घूरते हुए कहता है। दोनों दीपांकर को देख रहे थे, वही वह हिचकिचाते हुए बोलने लगा, बिजनेस एसोसिएशन के चेयरमैन के पद से दीवान सर को हटा दिया गया है। क्या? और क्या डैमेज? आकाश गरजते हुए पूछता। भावनगर की फैक्ट्री की प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अरुण तुरंत पूछ उठा, वहाँ क्या हुआ है? दीपांकर बात समझाते हुए कहने लगा, सर वहाँ पे फैक्ट्री के मजदूर और लोकल गुंडों के बीच निकासी के रास्ते को लेकर कोई झगड़ा हुआ था। उसी में लोकल गुंडों ने वहाँ की एक महिला मजदूर को छेड़ दिया। इसमें मजदूरों ने मिलकर गुंडों पर हमला कर दिया, जिससे वे खुद भी घायल हो गए। तभी से वहाँ के सारे मजदूर काम छोड़कर बैठे हैं। अब मामला पुलिस के पास है। तो हमारी ओर से क्या किया जा रहा है? अरुण पूछता है। हम क्या करेंगे? पुलिस हैंडल कर रही है ना, तब तो दूसरे मजदूरों का इंतजाम कर देंगे। आकाश जल्दी से कहता है। ये क्या बात हुई भैया? हम मुंह के ओनर हैं, और इतनी बड़ी बात होने पे भी अगर हमारी ओर से कोई रिएक्शन नहीं होता तो लोकल गुंडों को तो शय मिलेगी। तो तुम क्या चाहते हो? उन छोटे लोगों के लिए मैं सीना तान के खड़ा हो जाऊं? एक मजदूर मरा है तो दूसरे आ जाएंगे, काम इनके लिए नहीं रुकता। आकाश पूरी तरीके से भनाया हुआ था दीपांकर को देखता हुआ, जबकि अरुण चुपचाप खड़ा रह गया। तुम जाओ और वहां कोई नई अपडेट हो तो मुझे देना। इतना सुनते दीपांकर तुरंत चला गया। तभी आकाश का मोबाइल बजा, जिसकी स्क्रीन देखने के बाद वह अरुण की ओर देखता है। अरुण समझते हुए इस मामले को वहां से उठ के जाने लगता है। मैं डैड के पास जा रहा हूँ, कोई जरूरत हो तो बता दीजिएगा। मोबाइल लगातार बज रहा था। अरुण के जाते ही आकाश तुरंत कॉल रिसीव करते गरजता हुआ बोलता है, बोलो क्या बकने के लिए फोन किया है? आकाश सर, धमाकेदार न्यूज़ है। स्टेला इस समय कोई और बिजनेसमैन के पीछे पड़ी है और यही सही समय है। जो आप जो करेंगे तो सारी तहमत उस पर आएगी। किसके? जल्दी बोलो। रंजीत नाम है उसका। सुना है उस पर कोई रिपोर्ट तैयार करने निकालने वाली है। बस यही सही मौका है। और वो कहाँ है? यही सूरत में है। आपको होटल का पता करके बताता हूँ। ठीक है। कॉल रखकर आकाश सोचने की मुद्रा में सिगरेट सुलगाने लगता है। कुछ समय तक कॉन्फ्रेंस रूम में बोर्ड मेंबर्स का इंतजार करने के बाद ब्रिज पता करने में लगा था कि आखिर उन सबको आने में किस बात की देरी है। दीवान साहब काफी असहज महसूस कर रहे थे, जिससे अरुण बार बार उन्हें मेंशन जाने के लिए कहता रहा, लेकिन वे मीटिंग ज्वाइन करके ही वापस जाना चाहते थे। इस वक्त वहां दीवान साहब के अलावा आकाश और अरुण मौजूद थे। ब्रिज थोड़ा परेशान सा उनके सामने खड़ा कह रहा था, सर आई थिंक आज मीटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? आकाश जल्दी से पूछता है। ब्रिज कहना शुरू करता है, सर दीवान एंटरप्राइजेस के 60% शेयर अब किसी और कंपनी के पास है। इस तरह से बोर्ड मेंबर्स को लगता है दीवान उस कंपनी के में मर्ज हो जाएगी और कोई नया चेयरमैन होगा, और जब तक ये सारी प्रक्रिया क्लियर नहीं हो जाती तब तक वे मीटिंग को इनिशिएट नहीं करना चाहते। व्हाट रबिश! आकाश एकदम से बिफरता हुआ बोल उठा, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कंपनी के कि ऐसे बोर्ड मेंबर्स डिसाइड करेंगे। दीवान हिल सकते हैं, टूट कर बिखर नहीं सकते। ये मीटिंग हमारी ओर से कैंसिल करो और जिस भी कंपनी के हमारे शेयर लिए गए हैं उनसे मीटिंग फिक्स करो। किसी भी कीमत में वो शेयर्स मैं खरीद लूँगा। आकाश को ऐसे भड़कते देख दीवान साहब धीरे से कहते हैं, वैसे ब्रिज ये मल्टीपल कंपनी है या एक ही कंपनी है? सर एक ही कंपनी है, पर अभी उसका सीईओ कौन है पता नहीं चल पाया है। ओह! दीवान साहब सोचने के ढंग से चुप हो जाते हैं, तो आकाश फिर भड़क उठता है, डैड ये तो होता रहेगा,
कंपनियां एक दूसरे के शेयर्स खरीदते रहते हैं। मैं बात करूंगा और उसे उसकी कीमत देकर फिर से अपने शेयर्स वापस ले लूंगा। और अगर किसी भी कीमत पे देने से मना कर दिया तो? तब से चुप अरुण ये कहता है तो सभी के हैरान चेहरे उसकी ओर मुड़ जाते हैं। वे आगे कहता है, एक ही कंपनी द्वारा एक साथ इतने शेयर खरीदने के पीछे उसका कोई खास मकसद भी हो सकता है। मेरे ख्याल से गए शेयर से ज़्यादा बचे शेयर्स पे हमें होल्ड रखना चाहिए। हमारे जो भी बोर्ड्स मेंबर्स हैं सबसे पर्सनली अटैच होना चाहिए ताकि उनका हम पर फेथ बना रहे। इस पर आकाश फिर भड़क उठा, तो तुम क्या चाहते हो, हम उनके आगे गिड़गिड़ाने जाएं? अपने कलीग्स, स्टाफ या जूनियर्स को अपने विश्वास में लेने का अर्थ उनके आगे हथियार डालना नहीं होता भैया। कंपनी एक सिस्टम है, यहाँ एक दूसरे से अटैच होना चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम में हैं तो वे भी इससे अछूते नहीं होंगे। इसलिए बेहतर होगा ठंडे दिमाग से प्रॉब्लम को डिस्कस करना। अब डिस्कशन करने का वक्त नहीं है, वर्क एक्सिक्यूट करने का समय है। और मैंने सोच लिया है, जब तक टेक्सटाइल मिल की वर्क एक्टिविटी को कुछ समय के लिए बंद करना होगा। इससे कंपनी को लॉस में दिखाकर हम कंपनी के शेयर्स को डाउन में लेकर उनके रेट मैनिपुलेट कर सकते हैं। वे सारे बोर्ड मेंबर मजबूरी में दीवान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आकाश की बात सुनते अरुण तुरंत बोल उठा, सिर्फ स्टॉक को मैनिपुलेट करने के लिए उन बेचारे मजदूरों को क्यों निशाना बनाया जाए? हम 4 दिन जिस लॉस को बियर कर सकते हैं वो मजदूर एक दिन भी कैसे सहेंगे? ये गलत है, मानवीय आधार पर गलत है। कहता हुआ अरुण अपने पिता की ओर देखता है जो बेचैनी में अपने सीने पे हाथ रखे थे। आर यू ओके डैड? दोनों इस बात को देखते उनकी तरफ उठकर खड़े हो जाते हैं। ब्रिज पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ाने लगता है। वे हाथ के इशारे से सबको रोकते हुए धीरे से कहते हैं, अरुण, आकाश जो कह रहा है उसे करने दो। अभी कंपनी को बचाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसके और भी तरीके हैं, अरुण विरोध दर्ज करते हुए कहता है। लेकिन दीवान साहब उसे टोकते हुए कह उठे, डिसमिस द मीटिंग। ये सुनते ही जहाँ अरुण का चेहरा एक बार फिर उतर जाता है, वहीं आकाश अपनी टाई कसता हुआ तुरंत वहां से निकल जाता है। अरुण को पता था कि अब यहाँ उसकी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन इस समय उसे सबसे ज्यादा अपने पिता की हेल्थ की परवाह थी। इससे वह उन्हें मेंशन जाने के लिए जबरन मना लेता है और उन्हें अपने साथ लिए मेंशन चल देता है। संस्था में कल्याण के जाने के बाद से राघव और कुसुमलता के तो जैसे पर ही निकल आए। वे भूमि की नाक के नीचे जी खोलकर मनमानी कर रहे थे। भूमि कल्याण के जाने के बाद से राघव को मैनेजर बनाकर इस बात की तसल्ली कर लेती है कि अब कुछ भी नहीं होगा। पर उसे क्या पता था कि वे दोनों अपने स्वार्थ में संस्था में क्या क्या गुल खिला रहे हैं। ऑफिस में मौजूद भूमि के सामने कुसुमलता खड़ी पेपर साइन करवा रही थी। ये सब किसकी रसीदें हैं? मैडम जी, आपने ही तो बच्चों की नई ड्रेस किताबों के लिए कहा था, बस वही सब सामानों की रसीदें हैं। अच्छा हाँ ठीक है। रसीद पे साइन करके वे बाहर निकल जाती है। भूमि को जाते देख कुसुमलता राहत की सांस छोड़ती हुई राघव के रूम तक चल देती है। अपने पिता को अपने कमरे में आराम करता छोड़कर अरुण अपने कमरे में जा ही रहा था कि उसका मन उजला को खोजने लगा, क्योंकि सुबह से उसने उसे देखा नहीं था। लेकिन चाह कर भी वह उसके कमरे तक नहीं जा सकता था, इसलिए वह क्षितिज के पास चल देता है। कमरे में पहुंचते ही वह देखता है कि क्षितिज आइसक्रीम खा रहा था और इसके कमरे का टीवी काफी तेज आवाज में चल रहा था। क्षितिज, रिमोट से आवाज कम करता हुआ वह उसे पुकारता है, तुम्हारी उजला आंटी कहाँ है? मुझे नहीं पता, क्यों चाचू? वह उसका मुंह ताकने लगता है। इससे वह थोड़ा हड़बड़ा जाता है। अरे बस तुमको अकेला देख के पूछ लिया था मैंने। वहां से निकल वे हरिमन काका को आवाज लगाकर उससे उसके बारे में पूछता है। नहीं पता बेटवा, वैसे यहीं होगी, कहाँ जाएगी? अरुण उसकी बात अधूरी सुनता मेंशन के उस हिस्से तक हुआ देख आता है जहां उसके होने की गुंजाइश रहती। उजला सच में वहां कहीं नहीं थी। वे कुछ सोच कर वापस चल देता है कि तभी बड़ी उसके पास आता, जोर जोर से पूछ हिलाता, उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगता है। वे बार बार ऐसे कर रहा था जैसे अरुण को अपने संग खेलने में व्यस्त करना चाहता हो, पर अरुण उसके उछलते शरीर को पकड़ते हुए थाम लेता है। ए बड़ी, तू मेरा दोस्त था, पर लगता है तूने अपना पाला ही बदल लिया है। बड़ी अपना मुंह उसकी गोद में घुसाते हुए उस पर अपना लाड़ दिखाने लगा। लेकिन आज तेरी शैतानी नहीं चलेगी, पता है तू मुझे क्यों रोक रहा है? अरुण की बात सुनता बड़ी यूं कूकू की आवाज निकालता रहा जैसे उसकी सारी बात समझ रहा हो। मुझे पता है, किसी को पता हो या ना हो, पर तुझे जरूर पता हो कि किरण कहाँ है। अब मैं उसे खोने नहीं दूंगा। चल दोस्त, आज अपनी दोस्ती दिखा दे, ढूंढ लेते हैं उसे।
कहते हुए अरुण आगे बढ़ने लगा तो बड़ी भी उसके साथ साथ यूं चलने लगा जैसे उसे कोई मिशन मिल गया हो। ये पक्का था कि वह मिशन में नहीं है तो कहीं बाहर गई होगी। अरुण बाहर जाने के लिए कार निकालने लगता है। उसे बाहर जाते देख राजवीर दौड़ता हुआ आता है, पर अरुण उसे मना करके खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता बड़ी को बगल में बैठा लेता है। अगले ही पल कार मिशन से बाहर निकल गई। सड़क पर कार के आते अरुण बड़ी को रास्ते पर उतार देता है। अब बड़ी रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चल रहा था तो वही अरुण कार से उसके पीछे पीछे था। आगे एक बस स्टॉप पर जाकर बड़ी रुकता है, उसी की ओर मुंह करके बैठ जाता है। अरुण भी वहीं रुकते कार से उतरकर उसे और देखने लगा। बस स्टॉप पर उजला खड़ी थी, जिसकी नजर उस बस की ओर थी, जिससे अरुण बड़ी के पास आता उसे प्यार से चूमते हुए कहता है, गुड जॉब बड़ी, अब तू घर जा, मैं आता हूँ। बड़ी भी आज्ञाकारी की तरह वापस लौटने लगता है तो वहीं अरुण कार को लॉक करके वहीं छोड़ते हुए बस की ओर दौड़ जाता है। सवारी से खचाखच भरी बस निकलने ही वाली थी, पर वह जान कर लगाकर उसके पीछे दौड़ता हुआ आखिर उसे पकड़ लेता है। कितनी कशिश थी इस अनजान मोहब्बत में कि हाई सिक्योरिटी में रहने वाला अरुण आज किसी आम व्यक्ति की तरह वह बस की भीड़ के बीच खड़ा था। अपनी इस अजीब स्थिति पे एक बार को उसे हंसी भी आ गई कि क्या प्रेम सच में हर बार उससे ऐसे ही परीक्षा लेता रहेगा। जबकि अरुण उजला आगे की महिला सीट पर उदासी में लिपटी बैठी थी। अरुण उचक कर उसे देखकर मुस्कुराता मन ही मन गुनगुनाने लगता है, कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे, वैसे तो तेरी नाम में भी मैंने ढूंढ ली थी अपनी खुशी। तू तो हाँ कहे तो बात ही कुछ होगी, कह देना दिल की कभी तो अनसुनी। कोई शहर कैसे दिल में बस जाता है, क्या वो बहुत खूबसूरत होता है, या उसकी रिहायशी सड़कें माहौल दिलकशी दिल को जीत लेती है? तो नहीं साहब, शहर अकेला कहाँ कुछ होता है, वो तो महज सड़क, चंद सड़कें, पेड़, इमारतें ही होता है। असल शहर तो अपने महबूब के दिल में जिया जाता है। जब उसके लिए सड़कों पर पैदल यूं ही दिल निकले और धूप का कोई टुकड़ा चेहरे को तपाने लगे, तब सिर्फ चेहरा ही तपता है, दिल तो उसके दीदार के नूर से जगमगा उठता है। तो जनाब, अगर आप इश्क में हैं तो डूब जाइए उसमें, तब वो शहर शहर नहीं शीश महल बन जाएगा। सुनते रहें एफएम में तेरा आशिक हूँ मैं, आपकी फरमाइश हमारी ख्वाहिश, सुने अगला प्यार भरा गीत। बस की भीड़ और उमस भरे माहौल में जहाँ लगभग की नजर होती सवारी और उसकी खाली होती सीट पर थी, तब किसी को भी कहाँ खबर थी कि कोई आशिक भी उसमें सफर कर रहा है। अपने कंफर्ट जोन से निकलने के बाद से उसकी ये हालत हो गई थी कि थोड़ी देर सफर में ही वो बुरी तरह से पसीने पसीने हो गया। पर इसकी परवाह किए बिना उसकी नज़र उजला पड़ी तो कान बस एफएम पे लगे थे, जिसमें से निकला गीत उसके दिल के जज्बातों को जुबान दे रहा था। मैंने छानी इश्क की गली बस तेरे आहटे में, मैंने चाहा न चाहा तुझे वो तेरी एक नजर, इश्क में निहार को मिलना है बारिश, फिर भी क्यों कर रहा है दिल तेरी ख्वाहिश। दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुने, दिल मेरी ना सुने दिल की मैं क्या, लाया कहाँ मुझको ये तेरा रंग, जान लेगा मेरी ये इश्क में निगाहों को मिलती है बारिश, फिर भी क्यों कर रहा है दिल बस तेरी ही ख्वाहिश। ये झटके के साथ बस के रुकते और जैसे अपने ख्याल से बाहर आए और उसका ध्यान उजला की ओर गया तो बस के आगे से उतर रही थी। ये देखते हुए तेजी से भीड़ को चीरता हुआ बस के पिछले हिस्से से उतर जाता है। उसे नहीं पता कि वो बस कहाँ रुकी, वह तो बस उजला के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर पैदल चलने के बाद उजला जल्दी से कहीं प्रवेश कर जाती है और उसके पीछे पीछे खुद को छिपाते हुए उस जगह पर प्रवेश कर जाता है। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वह इस समय किसी हॉस्पिटल में था। उजला को जैसे पता था कि उसे कहाँ जाना है और वह सुनिश्चित वार्ड की ओर बढ़ गई थी। अरुण लगातार उसके पीछे था। ये वही हॉस्पिटल था जहां किरण के पिता एडमिट थे और अरुण के देखकर ये हैरान रह गया कि वह उनके पास न जाकर बस उनसे छिपकर दूर से ही उन्हें देख रही थी। ऐसा करते उसकी भरी हुई आंखों को वह साफ साफ देख पा रहा था। वह खुद से ही कह उठा, ओह, तो तुम यहाँ आती थी। मैं क्यों ये बात नहीं समझ सका, मुझे सच में इसका ख्याल ही नहीं रहा, पर अब इस गलती को गुनाह नहीं बनने दूंगा। मन ही मन तय करता हुआ वह वहां से हटकर किसी एकांत में आते तुरंत अपने ऑफिस के एक कर्मी को फोन लगाता हुआ कहता है,
मैं इस समय तुम्हें जिस हॉस्पिटल की लोकेशन और वार्ड नंबर भेज रहा हूँ, उन पेशेंट को तुरंत शहर के बेस्ट हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास एडमिट करो और उनका बेस्ट इलाज हो, इसकी मुझे ताकीद करो। बात करते हुए वापस उजला को देखने उसी वार्ड के बाहर आता है जहाँ वह उसे छोड़कर गया था। उस समय वह उस वार्ड के बाहर से सबकी नजरों से छिपकर अपने पिता को देखती सुबक रही थी। उस पल तो अरुण का दिल किया कि झट से उसके पास आते उसे अपनी पनाह में ले ले, लेकिन कुछ था जो उसे उसके सामने नहीं आने दे रहा था। वह चाहता था कि जब किरण खुद उजला बनी है तो खुद ही उसके सामने आए और अपना सच सबके सामने रखे, ना कि इस तरह सबसे छिपी रहे। अरुण सोचता सोचता उसी स्थान पर आ गया था, पर यह देखकर वह हैरान रह गया कि अब वहां उजला नहीं थी। इधर उधर से खोजते हुए वह तुरंत ही बाहर की ओर भागता है। वैसे ढूंढ ही रहा था कि सहसा उसकी निगाह हॉस्पिटल के बाहर के हिस्से पे बने मंदिर की ओर चली गई। जो था तो हॉस्पिटल के बाहरी हिस्से पे, लेकिन उसका प्रवेश और निकास दोनों बाहर से ही थी। वो उधर हैरानगी से देख रहा था। मंदिर के बाहर कई भिखारी और बीमार लोग की कतार थी। उजला वहीं के पास के ठेले से फल खरीद कर उन समय वो सब वितरित कर रही थी। ये देखते अरुण मन ही मन ये सोचता मुस्कुरा पड़ा कि दादाजी सही कहते थे किरण के बारे में। लेकिन जिसके दिल में इतना प्यार और स्नेह परायों के लिए हो, तो वे खुद के साथ क्यों पराया सा व्यवहार कर रही है? क्यों नहीं सारा सच उससे कह देती है? वे अभी भी उसकी नजरों में आए बिना उसे ही निहार रहा था। उजला उन सबको बड़े स्नेह से फल देकर अब बाहर जाने को होने लगी कि तभी कुछ कुत्ते आकर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। ये देखते ही अरुण को चौकस होता उसकी मदद करने बस उसके सामने आने ही वाला था कि सहसा वहां का दृश्य ही बदल गया। वे स्ट्रीट डॉग उसके आगे पीछे घूमते हुए अपनी दुम तेजी से हिला रहे थे। ये उनका उसके प्रति स्नेह दिखाने का तरीका था। अरुण अब अगला स्नेह दृश्य देखता भी हैरान रह जाता है। उजला अब किसी अन्य दुकान के सामने खड़ी बिस्किट के ढेरों पैकेट खरीद रही थी। ऐसा करते उसका ध्यान इस बात पर भी जाता है कि उजला अपने पर्स पर लगभग पैसा निकाल चुकी थी और शेष पैसे हथेली में लिए घोर निराशा से उन्हें अपनी मुट्ठी में बंद किए आगे बढ़ जाती है। कितना स्नेह है उसे सबसे। ये देखते उसे अपनी किरण से और भी प्रेम हो जाता है। वह बिस्किट उन्हें खिलाकर फिर से बस स्टैंड की ओर बढ़ जाती है। अरुण फिर से उसके पीछे पीछे हो लेता है। वह सुनिश्चित बस के आते उसमें चढ़ गई थी। अब की बस और भी भीड़ से भरी थी, लेकिन इसके बावजूद अरुण उसे एक पल को भी उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता। उजला को अब जगह नहीं मिली थी, इससे वह खड़ी खड़ी पसीना पोंछती आगे की ओर देख रही थी। तभी टिकट कंडक्टर अरुण के पास आता है और वह चुपके से अपनी जेब से कुछ नोट निकाल कर उसकी जेब में डालते उसके कान में कुछ फुसफुसाता है, जिस पर भी पहले आश्चर्य होता है तो फिर आगे की ओर देखता हुआ मुस्कुरा देता है। उजला अचानक से देखती हैरान रह जाती है कि कंडक्टर उसके लिए बैठने की जगह बनाता हुआ उसे बैठने को कहता है। इसके लिए वे एक आदमी को उठाते हुए कहता है, ए तेरे को दिखता नहीं, एक लेडी खड़ी है और तू बैठा है, चल उठ जल्दी से। वह एक मोटा आदमी था जो आराम से बैठा बस झपकी लेने ही जा रहा था, जिससे अब खलल पड़ती वे भुनभुनाते हुए बोल उठा, तो मैं लेडीज वाली सीट में थोड़ी बैठा हूँ, मुझको भी तो बैठना है। ए सिंगल टिकट डबल सवारी, जल्दी से इधर खाली करो, नहीं तो अभी काटूं डबल टिकट। कंडक्टर की हुड़की पर मोटा व्यक्ति मुंह बनाते हुए आखिर अपनी सीट छोड़कर उठकर पीछे चल दिया जहां अरुण खड़ा था, और अपने बगल की सीट खाली सीट होने पर भी वह खड़ा हुआ था। ये देखते हुए मोटा एक नजर अरुण को देखता हुआ तुरंत लपक कर सीट यूं हथिया लेता है जैसे उसने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। ये देखकर अरुण धीरे से हंस दिया। उजला का कितना भी इग्नोर करने पे कंडक्टर उसे बैठा ही देता है, बल्कि उसकी टिकट भी नहीं काटते हुए कहता है, अभी इस समय को लेडीज की टिकट फ्री है। ये सुनते एक अन्य लेडी तुरंत फुदकती हुई पूछ उठी, क्या सच में सारी लेडीज की फ्री है टिकट? कंडक्टर एक उड़ती नजर अरुण की ओर डालता है जो नजरों से उसे संकेत करता है, जिसके बाद वह थोड़ा और गंभीरता से बोलता है, हाँ आज अभी इस ट्रिप के लिए ऑफर है, सारी की सारी लेडीज के लिए फ्री बस सेवा और साथ ही कोल्ड ड्रिंक भी। ये सुनते उसके आसपास की सवारियां हैरान रह जाती हैं। अब कंडक्टर बस रुकवा कर सभी लेडीज के हाथों में कोल्ड ड्रिंक पकड़ा देता है, जो कुछ एक आध आदमी तुनकते हुए बोल उठे, क्यों भाई हम पुरुषों से नाराज हो क्या? हमें भी कभी कोई सेवा दे दिया करो। चुप करो, ये लेडीज स्पेशल सेवा है, तुम उतर कर चाय पी लेना, वो भी अपने पैसे से। कंडक्टर के ऐसा कहते बाकी की सवारियां हंस पड़ती है, जबकि वे आदमी खिसिया जाता है।
उजला कहा तो पता नहीं, पर बाकी की लेडीज फ्री टिकट और कोल्ड ड्रिंक्स पाकर बहुत निहाल हो उठी थी। अपने सुनिश्चित बस स्टॉप पर उजला ज्यों ही उतरती है, अरुण भी चुपके से उसके पीछे पीछे उतर जाता है। अब वह फिर से उसी जगह थे जहां से उसने यात्रा स्टार्ट की थी। उजला सारे कदमों से पैदल चली जा रही थी। वह सड़क के किनारे किनारे चल रही थी कि अचानक एक कार आकर ठीक उसके बगल में रुकती है, जिससे वे हड़बड़ा कर उसे देखने लगती है। उस वक्त चोर निगाह से वे बड़ी मुश्किल से कार की ड्राइविंग सीट की ओर नजर उठाकर देखती है। कहाँ जा रही थी या कहीं से आ रही थी? वे अरुण था जो बस के उतरते ही अपनी कार लेकर अब ठीक उजला के बगल में खड़ा ये ताव में भरे स्वर में उससे पूछ रहा था। उसे लगा शायद अब वह कुछ बोलेगी, लेकिन चुपचाप उससे नजरें बचाती खड़ी रही। उसकी ऐसी हालत देख के उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कि वो झूठ बोलेगी, पर उसके मौन धारण करने से वो बैठ गई। वह भी अब उसे यूं घूरने लगा मानो मन ही मन कह रहा हो कि तुम्हारा मौन मुझे ही तोड़ना पड़ेगा। तभी पीछे से अन्य कार के हॉर्न से उसकी तंद्रा टूटी और वह जल्दी जल्दी से कह उठा, चलो बैठो। उजला बुरी तरह से सकपका गई थी। वह कार में पीछे की ओर बैठने लगी तो अरुण झट से बगल की ओर झुकता हुआ उसे आगे बैठने का संकेत देता है। वह भी चुपचाप आगे बैठ जाती है। कार अब पेंशन की ओर चलती थी। वह स्टीयरिंग घुमाते घुमाते चुपके से उसे देख लेता और उसके अगले ही पल उसकी खामोशी को देखते मन ही मन भुनभुना जाता। मेंशन वहां से ज्यादा दूर नहीं था, पर अरुण उसके साथ कुछ और पल बिताने जानबूझकर कार को लंबे रास्ते से ले जाता है। वह कार काफी स्पीड में चला रहा था और हर मोड़ पर झटके से कार को टर्न दे देता। वह चाहता था कि उजला कुछ तो बोले, और वह तो जैसे सामने देखती एक लंबी खामोशी ओढ़े बैठी थी। इधर अरुण मन ही मन भुनभुनाए जा रहा था। वह अब कार को एक सुनसान रास्ते पर ले जा रहा था, पर आगे एक नई आफत उसका इंतजार कर रही थी। उसे कहाँ पता था। ट्रैफिक लाइट पर रुका हुआ वह सामने की ओर देख रहा था, जबकि उसके बगल की कार का ड्राइवर उसे बुरी तरह से घूर रहा था। उस अन्य कार का सवार उसकी अन्य सवारी से जल्दी से बोलता है, केकड़ा भाई, ये तो वही श्याना है, अब बोलो तो आज इसे घेरे। और इसके साथ ही वो कार का ड्राइवर इशारे पे अपनी कार अरुण के पीछे लगा देता है। उस कार के अंदर केकड़ा भाई बैठा था, जो सच में आज अरुण को घेरने का मन बना चुका था। वह फोन से अन्य गुंडे को बुलवा रहा था। अरुण एक टर्न पर कार बस एक जगह से निकालने वाला था कि केकड़ा भाई अपनी कार जल्दी से उसके आगे लगा देता है। इससे अरुण एकदम से ब्रेक लगाते हुए कार रोक देता है। उजला भी तेजी से आगे की ओर झुकती डैशबोर्ड से बस टकराती टकराती बचती है। पल में वे सारे गुंडे अरुण को कार के आगे उससे रोकते खड़े थे। ये देखते उजला पूरी तरह से घबरा कर अरुण की ओर देखती है, लेकिन उसकी निगाह तो बस उन्हीं गुंडों की अगली प्रतिक्रिया पर थी। वह चाहता तो तेजी से वहां से किसी तरह से बचकर निकल सकता था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसके साथ क्या सोच रखा है। अब ब्रेक पर वह पैर जमाए हुए था। अरुण के दिल में आग लगी हुई थी। उसे उजला की खामोशी और भड़काई दे रही थी। आने वाले वक्त में क्या होने को है ये दोनों को कहाँ खबर थी। वह तने हुए हाव भाव के साथ सामने की ओर देख रहा था। इधर केकड़ा भाई अपने गुंडों के साथ अरुण को घेर कर खुश हो रहा था। वे उसका रास्ता रोके सड़क के बीचों बीच खड़े थे। अरुण ब्रेक पर पैर जमाए सामने की ओर देख रहा था, तो वहीं उजला आगे क्या होने वाला है इस पर सोच भी नहीं पा रही थी। तभी अरुण हैंड ब्रेक लगाकर कार की चाबी लिए अपनी तरफ से उतरता हुआ उजला की ओर बिना देखे कहता है, तुम बाहर मत निकलना। वह जब तक इसका अर्थ समझती, अरुण कार से उतरकर लॉक ऑन करके अब ठीक उनके सामने खड़ा था। देखो भाई, आज तो इसकी कुंडली में सनीचर खड़ा दिख रहा है। हाँ भाई, ये आज ऐसा पिटेगा ना, ये खुद कहेगा कि अगले जन्म मुझे केकड़ा भाई के सामने मत खड़ा करियो। कहता हुआ केकड़ा भाई भद्दी हंसी से हंस पड़ा, तो उसके साथ बाकी के खड़े गुंडे भी हंसने लगे। देखो भाई, ये तो हमें घूर घूर कर मार डालेगा। तो किस बात की देर है, कहता हुआ एक गुंडा जो कद में छोटा था लेकिन पूरी दबंगई से हाथ में छुरा लिए अरुण की ओर तेजी से बढ़ने लगा। उसे इस तरह आगे बढ़ते देख बाकी के गुंडे उसे कवर करते उसके पीछे पीछे चलते हुए अरुण की ओर बढ़ने लगे। वहीं अरुण की पीठ की तरफ कार में बैठी उजला ये देखते बुरी तरह से घबरा गई। अरुण कार लॉक कर चुका था, जिससे वे अपनी तरफ का गेट खोलने की कोशिश करने लगी।
वह छुटकू गुंडा जब तक अरुण की ओर बढ़ता हुआ छुरा उसकी ओर बढ़ा ही रहा था कि वह उसे एक लात से अपने से दरकिनार कर देता है। वह एक शॉट में वह इस किसी देन की तरह सड़क की ओर जाकर गिर पड़ता है। ये देख बाकी के सारे गुंडे एक साथ उसकी ओर कूद पड़ते हैं, लेकिन अरुण फुर्ती से किसी को लात की शॉट से तो किसी को मुक्के से अपने से दूर कर देता है। ऐसा करते करते सारे गुंडे सड़क के दोनों ओर कागज के कचरे की तरह इधर उधर गिरने लगते हैं। आखिर वे मुस्तैद गुंडे थे और इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाले थे। जिस तेजी से वे गिरे थे उसी तेजी से वे उसकी ओर बढ़ते हुए दोबारा आने लगे। अब सभी ने अपने अपने हाथ में हथियार चमका लिए थे। ये देखते उजला के गले से दबी चीख उभर आई। वे दरवाजा खोलने के लिए बुरी तरह से शीशे पे हाथ मारने लगी। अरुण का ध्यान अब उसकी ओर गया। उस पल उजला के चेहरे पर जो बेबसी थी वही तो उसके इश्क की साफ साफ गवाही थी। वे बुरी तरह से परेशान होती चीख रही थी। कितनी बेकसी थी उस समय उसके चेहरे पर, और यही आग वो तो और भी भड़काने की सोच लेता है। एक बार फिर उस गुंडे ने उसे बुरी तरह से घेर लिया था। हष्ट पुष्ट लंबी कद काठी वाला अरुण उनको नाकों चने चबाने पे मजबूर कर सकता था, फिर भी वह उनके सामने बेबस दिखने लगा। ये देखते केकड़ा भाई आगे बढ़कर अपनी लात से उसे पीछे की ओर धक्का देता है, जिससे वह पीछे जाकर गिरता है। उसे इस तरह कुछ प्रतिक्रिया ना करते देख बाकी के गुंडे तो जैसे अभी अभी उससे पिट चुके थे फिर से हौसला करते एक साथ उसकी ओर लपकते हैं। वे सभी गुंडे थे और दबंगई उनका मुख्य हथियार था। अगर दबंगई खत्म तो उनका रुतबा भी खत्म, जो वे किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहते थे। हर बार अरुण अकेला उन पर भारी पड़ता और आज भी उसने अपने पहले फटके में उनको एक बार में ही मात दे दी थी, लेकिन अब वही उन्हें पस्त नजर आने लगा। वे चाहते तो पल में हथियार से उसका काम तमाम कर सकते थे, लेकिन इतना पिटने के बाद वे सभी डर और रुतबा उस पर डालना चाहते थे, जिससे वे एक साथ आगे आते अपने घूसे और लातें उस पर बरसाने लगे। पर उन्हें क्या पता था जो उन्हें अपना दम दिखा रहा था वो अरुण की मर्जी थी। वे अपनी छुपी नजर से अरुण उजला की तड़प देख रहा था कि चोट तो उसे लग रही है पर दर्द उसके बजाय उजला के चेहरे पर नजर आ रहे थे। वे बुरी तरह से रोती बिलखती कार से निकलने की कोशिश कर रही थी। वे कार में बैठने की अभ्यस्त नहीं थी, इससे वे उस टॉप मॉडल कार का लॉक नहीं खोल पा रही थी। बार बार शीशे पे हाथ मारती वे बुरी तरह से बिलख रही थी। इधर गुंडे उस मौके का भरपूर फायदा उठाते और उन पर लात घूंसों की बारिश कर रहे थे। आज तो इसका काम तमाम ही कर देना है। हाँ भाई, आज इस शाने को बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपको बहुत मारा था ना पिछली बार। हाँ तो तुझे हमेशा मेरा मार खाना याद रहता है ना? नहीं भाई, पिछली बार जो नारियल आपके सर पर लगा था वो भी याद है। हाँ तो ऐसा कर, ये लिख कर तो मेरे मुंह पर चिपका दे। पर भाई फिर आप देखोगे कैसे? वे गुंडा भी जैसे जवाब दिए बिना न रहा और केकड़ा भाई का पारा बुरी तरह से चढ़ गया, जिससे वे खिसियाते हुए उसे बदले में घूंसा मार देता है। भाई मेरे को क्यों मारा? इस श्याणे को मारना था। कहीं तुम्हारी आंख तो खराब नहीं होगी ना भाई? अबे क्यों फोकट में मेरा खून पी रहा है मेरे बाप? तू इसे मार, नहीं तो मैं खुद को मारने लगूंगा। खुद को क्यों मारोगे भाई? वे गुंडा तो जैसे केकड़ा भाई के पीछे ही पड़ गया था। अब उस पर ध्यान न देते हुए केकड़ा अरुण की ओर देखता है, जो बस पता नहीं क्यों उस समय मार खाए जा रहा था। वे भौचक खड़ा उसे देखने लगा। इधर उजला तब से परेशान होती आखिर उसकी ओर का लॉक खोल देती है। कार का लॉक डोर खोलकर वे तेजी से अरुण की ओर भागती हुई आती उसके आगे खड़ी होने लगती है। उस वक्त कितनी बेचैनी, कितनी तड़प थी उसके बिखर में। वह उन गुंडों के आगे हाथ जोड़ती उन्हें रोकने की चेष्टा करने लगी। आखिर अरुण यही बेचैनी तो उसमें जगाना चाहता था, जिसके कारण वह जानबूझकर उन गुंडों से पिटता रहा। गुंडे भी अब उजला को सामने देख रुक जाते हैं। अरे रुको, कहीं भूल से छमिया के न लग जाए। इसे मार कर हम अपना इनाम भी तो ले लेंगे। चलो वे उठाओ इस छमिया को, आज तो डबल मजा आने वाला है। आगे खड़ा एक गुंडा अपने पीछे वाले को इशारा करता है, पर उसे क्या पता था कि उसने ये कहकर अपनी मौत को निमंत्रण दे दिया था। तब से अरुण जो पिट कर खुश हो रहा था, पर उन्हें क्या पता था कि ये उनका दम नहीं बल्कि अरुण की इच्छा थी। उनकी आंखों के सामने कोई उसके प्यार को घूर नहीं सकता था, पर उन गुंडों ने उसे हाथ लगाने के बारे में सोच लिया था। वे गुंडे उजला की ओर बढ़ने लगे, जिससे वे घबरा कर पीछे होने लगी। पर आगे क्या होने वाला था ये उन्हें कहाँ खबर थी। एक झटके में सारी बाजी पलट गई।
जमीन पर गिरा अरुण फुर्ती से उठकर पल में ही उजला और उन गुंडों के बीच में आ गया। इससे पहले कि वे सब कुछ समझते, किसी को लात पड़ी तो किसी को खींचकर थापड़ पड़ा। तो ये पल में ही सभी फिर से चारों खाने चित हो गए। अब तो बात ज्यादा ही बढ़ गई। गुंडे अपने आखिरी दम पर कहाँ मानने वाले थे। पल भर में ही सब फिर से हथियार निकालते हुए एक साथ उसकी ओर बढ़ने लगे। केकड़ा भाई तो मोटा सा रॉड लिए, लोहे का रॉड लिए अरुण की ओर लपका, लेकिन वह उसी फुर्ती से उसके रॉड को एक हाथ से रोकते हुए दूसरे हाथ से उसे ऐसा घुमाकर झापड़ रसीद करता है कि केकड़ा घूमता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। अब अरुण के हाथ से अपने बचाव के लिए हथियार आ चुका था, जिससे वह ताबड़तोड़ उन पर वार करने लगा। पल में उन सारे गुंडों की वो हालत हो गई थी कि कुछ घायल होते जमीन पर टपकने लगे तो कुछ तो उसका ऐसा रौद्र रूप देखते अपनी जान बचाकर 9-11 हो गए। उजला तो सहमी सी ये दृश्य देखती रह गई। उसे लगा नहीं था कि अगला दृश्य कुछ इस तरह हो जाएगा। अरुण बुरी तरह से आक्रोश से भरा उन पर पिला हुआ था। सभी गुंडे अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। उनको इस तरह भागते देख वे गुस्से में वे रॉड एक और फेंक कर पलट कर उजला की ओर देखने लगा। उसे उसकी फिक्र थी, लेकिन उस पल का फायदा उठाते वे छुटकू गुंडा पीछे से घात लगाकर अरुण की पीठ पर छुरा भोंकने लगता है। ये देखते उजला की चीख निकल गई। जब तक अरुण अपने पीछे के खतरे को भांपता, छुरा कुछ सेंटीमीटर उसकी पीठ पर घुस चुका था। इससे पहले कि उसे और ज्यादा चोट पहुंचा पाता, अरुण पलटकर उसे इतनी तेज किक मारता है कि वह हवा में काफी दूर जाकर गिरता है और गिरते ही बेहोश हो जाता है। अब अरुण पलटकर बाकियों की ओर देखता है। सब या तो बेहोश थे या भाग खड़े हुए थे। इन पर कहर भरी नजर डालते हुए अरुण अपनी पीठ की तरफ हाथ करता है, जहां से खून बह रहा था। उजला तेजी से उसके पास आती अपने आंचल से उसकी पीठ पर का बहता खून रोकने का प्रयास करती बड़बड़ाती कहने लगी, ये तो खून बह रहा है, प्लीज डॉक्टर के पास चलिए, जल्दी करिए ना, प्लीज आपके हाथ जोड़ती हूँ, चलिए ना। घायल तो वह था और दर्द उजला की आंखों में उतर आया था। वह बुरी तरह से रोती बिलखती उसके आगे मिन्नतें कर रही थी। अपने आंचल से उसकी पीठ पर हाथ रखे वे खून बहने से रोकने की कोशिश करती लगातार रो रही थी, जैसे उसकी सारी पीड़ा से वह खुद गुजर रही हो। अरुण अवाक उस प्यार को देखता रहा। कोई उसके लिए भी परेशान होता है, ये देखना उसे अंदर तक रोमांचित कर रहा था। उस पर उसका दिल हुआ कि अपने प्यार को अपने सीने में भर ले। आखिर यही तो उसका असल करार है, और उस चोट का दर्द तो सच में उसे हो ही नहीं रहा था। अपनी चोट का सारा दर्द तो वो उन विलखती हुई आंखों में देखता मन ही मन मुस्कुरा रहा था। प्लीज चलिए ना, आपके बहुत खून बह रहा है, चलिए ना। वो उसे जबरन कार की ओर करने लगती। वह भी जैसे उसमें खोया उसकी बात मान लेता कार की ओर बढ़ जाता है। अब वह ड्राइविंग सीट पर बैठा था तो बगल में बैठी उजला ने अभी तक अपना हाथ उसकी पीठ से हटाया नहीं था। वह लगातार बिलखती हुई अपना आंचल उसकी पीठ पर लगाई थी। उस वक्त अरुण की जो हालत थी उससे वह किसी तरह हॉस्पिटल जाकर इस बात को कतई खबर नहीं बनने देना चाहता था। इसलिए वह कार को योगेश के नर्सिंग होम तक मोड़ लेता है। अपने सारे पेशेंट निपटाकर योगेश नर्सिंग होम में अपने केबिन में था और इस समय आदित्य के साथ वर्तिका भी वही मौजूद थी। तीनों किसी बात पर खसकर ठहाका लगा रहे थे। सच में क्या आइडिया दिया है आदित्य तुमने? इस मामले में तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही 5G स्पीड से भागता है। फालतू में यार वर्तिका, तुम मुझसे आइडिया लेने आई, अब जब तुम्हारे पास पहले से चाचा चौधरी मौजूद है। अपनी बात हंसते हुए योगेश कहता है। इस पर आदित्य ठंडी आह छोड़ता हुआ कहता है, हाँ एक आप ही हैं जिसे मेरी कद्र है, नहीं तो लोग हमें नजर भर देखने के भी काबिल नहीं समझते। इस बात पर वर्तिका जहाँ परे देखने लगी वह योगेश जल्दी से कहता है, वैसे वर्तिका तुम दोनों को साथ में देखकर बहुत अच्छा लगता है, बेस्ट दिखते हो। वर्तिका जहाँ इस बात पर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं देती, इस पर आदित्य खुशी जाहिर करते हुए आदित्य बोल उठता है, सच्ची मेरा तो मन कर रहा है कि आपके मुंह में घी शक्कर भर दूं। तुम इसकी जगह टकीला भी भर सकते हो। इस बात पर हंसते हुए दोनों हाई फाई करते हैं। उन्हें इस तरह हंसते देख वर्तिका हल्की नाराजगी से कहती है, यही सब करते रहोगी या नेक्स्ट प्लान एक्सिक्यूट भी करोगे? हाँ, पर अपनी डेट वाली शर्त मत भूलना। आदित्य बड़ी दिल नशीनी से उसे देखता है, जिस पर वह उसे नजर बचाती हुई उठती हुई कहती है, पहले जो तुमने कहा है उसे पूरा तो होने दो, फिर सोचा जाएगा। कहती हुए संकेत से योगेश को बाय करती हुई उसके केबिन से बाहर निकल जाती है।
उसे जाता देख आदित्य भी उसके पीछे पीछे आता, पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। इस पे वर्तिका भौचक होती उसकी ओर पलट कर देखती है। वह बेहद आशिकी से कह रहा था, क्या सच में सिर्फ शर्त के लिए मेरे साथ डेट पर जाओगी? आदित्य। वे आगे कुछ कहने वाली थी कि एक तेज आवाज उन दोनों का ध्यान उस दिशा की ओर ले जाती है जहां एक कार एक तेज ब्रेक के साथ वहां रुकती है। वर्तिका को अरुण की कार पहचानने में कतई समय नहीं लगता, लेकिन जब तक वह अगली प्रतिक्रिया करती उसकी निगाह के सामने अगला हैरान कर देने वाला दृश्य आ गया। अरुण उसी घायल अवस्था में कार से उतर रहा था तो उजला भी अपनी तरफ से उतरती उसकी पीठ पर हाथ रखी थी। बहुत कुछ सिर्फ निगाहों की भाषा से कहा और समझा जा सकता है। उसके लिए शब्द जैसे नगण्य होते हैं। अरुण के लिए वर्तिका की बेचैनी जैसे पुनर्जीवित हो उठी। उस पर उसे घायल देखते तो वे अपना आपा खोती योगेश और नर्स को चिल्लाकर आवाज देने लगी। वह उस पल इतनी बेसब्र नजर आ रही थी कि उसकी हालत अपने आप में मौन ही बहुत कुछ कह रही थी। आदित्य अपनी जगह थमा रह गया। उजला के हाथ भी अरुण की पीठ से सरक गए। अब तक योगेश वर्तिका की आवाज सुनते वहां आ पहुंचा। उसे थामे वे तुरंत ही ड्रेसिंग रूम में उसे लाता अब बुरी तरह से हड़बड़ा रहा था। खून अभी भी उसकी पीठ से निकलता उसकी शर्ट को तर कर गया था। ये सब क्या है अरुण? शर्ट खोलो पहले, देखो घाव कितना गहरा है। कहता हुआ योगेश इससे पहले उसकी शर्ट तक हाथ पहुंचा पाता उससे पहले ही वर्तिका तुरंत उसकी शर्ट का बटन खोलते खोलते रुआसी होती कह रही थी, कितना खून बह रहा है, किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? कहती हुई वर्तिका उसकी शर्ट को खुद ही उतार रही थी और कोई वक्त होता तो अरुण उसे ऐसा करने से रोक लेता, पर दिल जले आशिक की तो कोई हद ही नहीं होती। वह वर्तिका को मौका दे रहा था और इस बात का दर्द कहीं और तलाश रहा था। उस वक्त कितनी बेबसी कितनी बेकसी उसके चेहरे पर थी, उसकी 10% भी अरुण के हाव भाव में नजर नहीं आ रही थी। उसकी नजर तो दरवाजे की ओर में खड़ी उजला पर थी। उसके दिल पर क्या गुजर रही थी ये देखने अरुण की नजर बस उजला पर टिकी थी, जबकि आदित्य वह भी अपनी जगह पर जमा रह गया। अभी तक वे पहली बार में ही जब उसने वर्तिका को किसी के लिए इस कदर बेचैन देखा, और ये बेचैनी दोस्ती से कहीं ऊपर लग रही थी। योगेश के घाव को रुई से दबाते हुए कहने लगा, घाव ज्यादा गहरा तो नहीं है, लेकिन खून रोकने के लिए 2-3 स्टिच तो लगाने ही पड़ेंगे। देख दर्द होगा, बोल तो पहले एनेस्थीसिया दे दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं भी दर्द की बेइंतहा लिमिट देखना चाहता हूँ। कहते हुए गहरी नजर उजला के चेहरे की ओर डालता है जो नजरें झुकाए हुए अभी भी खड़ी थी। ये बात अलग थी कि उसकी बात की गहराई अभी तक कोई समझ नहीं पाया था। योगेश के पीठ पर स्टिच लगाकर वार्ड बॉय की मदद से उसकी पट्टी कर रहा था। वे पट्टी कर चुका तो योगेश उसे नाराजगी से उससे पूछने लगा, पहले ये बता ये सब हुआ कैसे? किसकी इतनी हिम्मत हो गई तो तुझ पर कार्य कर दिया? ऐसा कर, पहले तो पुलिस को सूचना देते हैं, फिर। योगेश को बीच में ही टोकते हुए अरुण कहता है, पुलिस को सूचना देनी होती तो क्या तेरे पास से आता मैं? फालतू में छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। ये तुझे छोटी बात लग रही है यार? तुझ पे हमला हुआ है और ऊपर से एक तू है कि बिना सिक्योरिटी के चल देता है। योगेश की बात के आगे वर्तिका भी कहने लगी, हाँ अरुण, तुम्हें पुलिस को तो बताना चाहिए, आखिर मालूम तो पड़े कि वो कौन लोग हैं, वे फिर से ऐसा कर सकते हैं। कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कि छोटी सी बात के कारण वे अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। कैसी छोटी सी बात? एक बार जब मैं गरबा गया था तब इन गुंडों से एक लड़की को बचाया था, बस यही कारण है। अरुण जिस जगह की बात ही कर रहा था उसका सीधा एहसास जैसे उजला के दिल की गहराइयों में उतरता चला गया। वे कसकर अपना पल्लू थामे यूं खड़ी थी मानो वे पल्लू उसका बेकरार दिल हो जो धड़कता हुआ सीने से निकलने को बेचैन हुआ जा रहा हो। वे अब जानकर उसकी ओर से पीठ किए खड़ी थी, जबकि वर्तिका अरुण के बेहद पास खड़ी अपने स्पर्श से उसकी चोट सहला रही थी, जैसे वे चोट उसे ही लगी हो। पट्टी हो जाने के बाद अरुण जो ही उठने का उपक्रम करने लगा तो योगेश उसे टोकते हुए कह उठा, रुको, मैं खुद तुम्हें छोड़कर आऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, पागल न बन, मैं चल रहा हूं ना तुझे छोड़ने। बस अगर हेल्प ही करनी है तो ऐसा कर, अपनी शर्ट दे दे मुझे, ऐसी शर्ट में जाऊंगा तो बेवजह हंगामा मच जाएगा। कहते हुए अरुण जबरन योगेश की शर्ट उतारने लगा। अभी मैं क्या क्या कर रहा है? तेरी कोई बॉडी सॉडी नहीं है मेरी जो बिना शर्ट घूमता फिरूं। ये छोड़, दूसरी शर्ट देता हूँ मैं। योगेश बच्चों की तरह अपनी शर्ट को उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहता है, तो तू अपनी क्लिनिक में कपड़े भी रखता है क्या? हाँ, एक नहीं कई है।
कहता हुआ योगेश उठकर अपने केबिन की ओर जाने लगता है तो अरुण भी उसके पीछे पीछे चलता हुआ उसके केबिन तक आता कह रहा था, तू कपड़े क्यों रखता है क्लिनिक में? इस पर योगेश उसकी तरफ अजीब नजर से देखता हुआ कहता है, पड़ जाती है जरूरत, खैर अभी तेरे जानने का मैटर नहीं है, ले पकड़ ये टी शर्ट पहन ले, देख कभी ही कहता हूँ मैं चल रहा हूँ, तुझे छोड़ दूंगा, और रही तेरी कार की तो वो ड्राइवर पास से पहुंचवा दूंगा। बोला ना, नहीं तो नहीं, कहता हुआ अरुण टी शर्ट पहनता हुआ उसके केबिन से निकलने लगता है। वह तुरंत ही उजला के पास आता उसे कहता है, चलो। वह भी चुपचाप उसकी आज्ञा मानती हुई उसके पीछे पीछे चल देती है। अरुण अपनी कार तक पहुंचता ड्राइविंग सीट पे पहुंचता है तो उजला को बगल में बैठने का संकेत करता है। उसे ऐसा करते अब वे दो जोड़ी निगाहें अब पलक देखती रहीं। बहुत जिद्दी है, ऐसी सिचुएशन में भी खुद ड्राइव कर रहा है। योगेश जो कह रहा था वर्तिका उसे अलग सोचती कह रही थी, पर उनके साथ वो है कौन? ये प्रश्न करती योगेश की ओर देखती है, जिस पर योगेश कंधे उचका देता है। अब अरुण की कार वहां से जा चुकी थी। उसके जाते जैसे वह भी अपने वर्तमान में वापस आती अपने अगल बगल देखती है। आदित्य ठीक उसके पीछे खड़ा था। तुम अभी भी यहीं हो? मुझे लगा चले गए होगे, वर्तिका आश्चर्य से पूछती है। पर आदित्य उतनी ही दिलकशी से जवाब देता है, जहाँ छोड़कर गई थी वहीं तो खड़ा हूँ। योगेश वापस अपने क्लिनिक में चला गया तो वर्तिका चुपचाप बाहर जाने का उपक्रम करने लगी। अब उसके पीछे पीछे आदित्य भी बाहर को निकल जाता है। शाम से रात हो गई थी और उनकी कार अभी भी मेंशन की ओर नहीं मुड़ी थी, लेकिन इस बात की बेचैनी उजला के हाव भाव में कतई नहीं थी। उसका सारा सुकून तो जैसे उसके साथ था। अचानक अरुण कार को ब्रेक लगाता है तो उजला खिड़की के बाहर देखती है, वो जगह मेंशन तो नहीं थी। फिर वे अब अरुण की ओर देखती है जो उसकी ओर देख रहा था। इस तरह उसकी ओर सीधा देखने से उसकी धड़कनें धौंकने की तरह चलने लगी। वे होंठ काटती हुई नजरें झुका लेती है। तभी सहसा वह चौंक गई। अरुण उसकी ओर झुक रहा था। अब तो उसका दिल मानो हलक से बाहर ही निकलने को बेचैन हो उठा। उसकी सांसें गले में अटक गई तो होंठ अचरज करते खुले रह गए। अरुण उसकी ओर झुकता हुआ अब उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है। उजला सांस रोके देखती रह गई कि आखिर वह करने क्या वाला है। अरुण उसकी साड़ी का पल्लू अपने हाथ में लिए था जो उसके खून से तरबतर हुआ नजर आ रहा था। वह झटके से उसके पल्लू का वो हिस्सा फाड़कर अलग कर देता है। उजला आश्चर्य से देखती रह जाती है। अगले पल उसका पल्ला छोड़ते हुए वह अपनी तरफ से उतरता हुआ उजला को भी उतरने का संकेत करता है। वह फिर चुपचाप उसकी बात मानती हुई उतरकर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वह कोई साड़ी की दुकान थी जिसके बाहर अरुण ने कार खड़ी की थी। अब दुकान बंद करने का समय हो रहा था, जिसे दुकान में उनके सिवा दुकानदार के सिवा कोई नहीं था। वह ग्राहक के आते दुकान के सेल्समैन फिर से चेतन हो जाते हैं और उनकी आव भगत करते हुए उनकी नजरों के सामने कई साड़ियां बिखेर देते हैं। अरुण आगे बढ़कर नजर घुमाकर चारों ओर देखता है। सच में वह साड़ियों का महासागर था। गुजरात की हर किस्म की साड़ियां वहां सजी थी। सर ये देखिए, कोटा का फ्रेश माल है, एकदम अनछुई साड़ी है ये। सेल्समैन अपनी दिखाई साड़ी की ओर अरुण का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करता है, पर उनकी निगाह तो जैसे कुछ खास तलाश रही थी। इन सब के बीच उजला चुपचाप बहुत पीछे खड़ी थी। अचानक इस शोकेस की साड़ी की ओर वह संकेत करता है और पल में वह साड़ी वहां से निकलता हुआ सेल्समैन कह रहा था, क्या पार की नजर है सर आपकी, एकदम मास्टरपीस है, समझिए अपने आप में अनोखी है। मैम आप भी देखिए ना, आपको भी पसंद आएगी, हथकरघा का काम है ये। सेल्समैन उजला की ओर देखता हुआ कहता है, जो अभी भी उनकी तरफ अनिच्छा से देख रही थी। सेल्समैन उसकी ओर साड़ी बढ़ा रहा था और वह उसी तरफ देख भी नहीं रही थी। इससे अरुण उजला के पास आकर उसे साड़ी लेने का संकेत करता है। इस पर भी वह टस से मस नहीं होती तो अरुण उसकी ओर झुकते हुए धीरे से कहता है, मैं यहाँ तुम्हें कोई शॉपिंग कराने नहीं लाया हूँ, साड़ी बदल लो, नहीं तो ऐसे हालात में देखकर सब तरह तरह के सवाल करते रहेंगे। इस पर भी उजला चुपचाप खड़ी रही। उसका मन अजीब से उधेड़-बुन में फंसा हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अरुण ने ये बात एक अनजान लड़की को कैसे बोली। आखिर वह उसके लिए अनजान ही तो है। वह खुद में गड़बड़ हुई सोचती रही और अरुण उसे खामोशी से देखता रहा। आखिर उसे ना रहा गया और वह उसके पास आता उसकी ओर झुकता हुआ दबी आवाज में हक से कह उठा, खुद बदलोगी या मैं बदलूं? ये सुनते जैसे होश में आती वह अरुण की ओर देखती है। उजला बड़ी बड़ी आंखों से अरुण को देख रही थी।
जो सेल्समैन से साड़ी लेकर उसकी ओर बढ़ रहा था। अब उजला चुपचाप साड़ी ले लेती है। मैम, ट्रायल रूम उधर है। वे एक और की ओर संकेत करता है। उजला उस ओर चल देती है। अरुण पेमेंट करके घड़ी की सुई की धड़कन के साथ उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। अगले कुछ क्षण बाद वह बाहर आती है। वह इस वक्त उसी साड़ी पहनी थी जो अरुण ने उसके लिए पसंद की थी। हल्के नारंगी और लाल के मिश्रण की वे बेहद खूबसूरत साड़ी थी। उजला ने भी साड़ी कुछ इस तरह से पहनी थी मानो साड़ी ने उसके देह से लगते ही उसके कठिले बदन का आकार ले लिया हो। वे चाह कर भी उसकी नजर उस पर से फेर नहीं पाया। लेकिन जब वे सर उठाकर उसकी ओर देखती है तो अरुण को जबरन अपनी नजरों के कान खींचने पड़े। पर उन आहों का क्या जो हौले हौले दिल के भीतर सुलगती रही। अब कार मेंशन की ओर चल दी थी। कार मेंशन में रुकी तब तक काफी रात हो चुकी थी, जिससे मेंशन की हलचल शांत थी। कार के रुकते एक ओर से अरुण तो दूसरी ओर से उजला उतरते हैं। इस क्रम में वे अपनी छुपी नजर से एक दूसरे की ओर देख कर भी एक दूसरे से अनजान बने रहते हैं। उजला चुपचाप अंदर चली जाती है। उसे जाते हुए देखते अरुण की भवें जैसे तन जाती है। आखिर कितना मौका दिया उसने, फिर वह पूरी तरह से खुद को खामोश किए रही। आखिर ऐसा क्या सच है जो वो बता नहीं सकती, या कोई जिद है उसकी? सोचते हुए उसका जबड़ा कस जाता है। अगर ये जिद है तुम्हारी तो इस जिद को तोड़ने की भी मेरी जिद है। किरण मन ही मन खुद को समेटता वह भी अपने कमरे की ओर तेजी से बढ़ जाता है। इसके विपरीत उजला के मन में कुछ अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। उसे अभी कहाँ पता था कि अरुण उसे पहचान गया है। इससे उसका उजला के प्रति झुकाव भी उसके मन को अनजानी टीस से भर दे रहा था। कैसे खुद को संभाले और क्या कहकर खुद को समझाए। जिसका सारा प्यार चाहिए उसकी जरा सी भी नजदीकी आज उसके मन में टीस भर दे रही थी। मन तो कह रहा था कि जाकर सारा सच कह दे और अपना मन इस दर्द से खाली कर ले। वह उदास मन से चली जा रही थी। वह खुद को इतनी डूबी हुई थी कि सामने से आते हरमन काका को भी नहीं देख पाई। तो वे उसे टोकते हुए कहते हैं, अरे बिटिया, कहाँ दिया सारा दिन? क्षितिज बाबा बहुत पूछते रहे, तब तक यही कहकर समझा दिए कि हॉस्पिटल गई है तबीयत दिखाने। वे कहीं जा रहे थे और उजला उदासी से हामी में सर हिला दे रही थी। अच्छा चलो खाना लगा देते हैं, छोटे मालिक भी बाहर से आए हैं, हम उनका खाना लगा कर अभी आते हैं, तब तक तू अपना खाना परोस लो बिटिया। रात होने की वजह से काफी लोग अरुण उजला का साथ में आना देख नहीं पाए थे। रसोई में दोनों साथ में जाते हैं। उजला अरुण की थाली लगाने में काका की मदद करती करती पूछती है, काका एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो बिटिया। ये वर्तिका कौन है? वर्तिका बिटिया तो बिटुआ की बचपन की दोस्त है। बस दोस्त? हिम्मत करके वे पूछ लेती है। अब क्या बताएं, समझो बहुत ज्यादा वाली दोस्ती थी। अभी भी किसी वक्त वो आती और सीधे बिटुआ के कमरे में चली जाती, कोई रोक टोक नहीं थी। वो तो शादी भी करना चाहती थी। उजला काका की ओर से चेहरा फेरे किसी तरह से अपनी आंसू रोकने का प्रयास कर रही थी। वे गहरा श्वास छोड़ते हुए आगे कहते हैं, पर भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। ये शादी हो जाती तो बहुत अच्छा होता। कम से कम ये अकेलापन, ये दुख तो न भोगना पड़ता बिटुआ को। बड़ी मनहूस रही वो शादी। एक तरफ बिटुआ को ढेरों दर्द मिला तो दूसरी ओर दादाजी भी उसकी वजह से घर छोड़कर चले गए। बड़ी बुरी लड़की थी। हम तो कहते हैं अब वो कभी वापस भी ना आए। बड़ी मुश्किल से बिटुआ ने खुद को संभाला है। वैसे जो अपने माँ बाप की सगी ना हुई तो किसकी सगी होती? बाप बेचारा आज भी अस्पताल में है और उस लड़की का कुछ अता पता नहीं है। देखना, सबको दुख देख कर भी वो कभी खुश नहीं रहेगी। अचानक उसकी दर्द से हिलकी निकल गई, जिस पर काका उसकी ओर देखते हुए बोले, अरे बिटिया, तुम सुनकर ही दुखी हो गई तो सोचो जिस पर बीती उसका क्या हुआ होगा। चलो हम खाना देकर आते हैं। गहरा उच्छ्वास खींचते हुए वे कहते हैं। काका थाली लेकर बाहर निकल जाते हैं। पर उन्हें क्या पता था, अनजाने में वे उन दर्दीली परतों को कुरेद गए जिसकी सबसे ज्यादा भुक्तभोगी तो आखिर वही थी। वे बिना खाना लिए कमरे में चली जाती है। अरुण कमरे में आते चेंज करके बैठा ही था कि दरवाजे की आहट पर झट से दरवाजे की ओर देखने लगा। अनजाने ही उसे बस उसका इंतजार था, लेकिन उसकी जगह काका को देखते वे बेखबर बना रहा। वे मेज पर खाना लगा रहे थे।
उसको खाना लगाते देख उसे उजला के खाने का भी ख्याल आता है, पर सीधे तो वे पूछ नहीं सकता था। इससे वे अनभिज्ञ बना हुआ उनसे पूछता है, काका इतनी रात आप क्यों जगे हैं, उजला को भेज देते। अरे वो खुद अभी बाहर से आई है तो उसे भी खाने को बोल कर आए हैं, और कुछ चाहिए बेटा तुम्हें। काका आप उजला का खाना और दवाई देख लीजिएगा, पिछली बार वीकनेस से बीमार पड़ गई थी। अरुण अपनी बात जानकर भरसक रुखाई से कहता रहा, और हाँ इसके बाद एक कॉफ़ी भिजवा दीजिएगा, अगर उजला फ्री हो जाए तो उसी से बनवा कर भिजवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, कहते हुए बाहर को निकल जाते हैं। वापस आकर उजला की लगी प्लेट ज्यों की त्यों देखकर काका उसके लिए भी प्लेट लगाकर उसके पास चल देते हैं। वे अभी भी उसी साड़ी में चुपचाप बैठी थी। गुजरा हुआ एक लम्हा जैसे चर्चित सा उसकी आंखों के सामने चल रहा था। कैसे अरुण उसके और उन गुंडों के बीच आ गया, और कितनी आसानी से उसने इतने सारे गुंडों को पल में धूल चटा दी। तो फिर उससे पहले वह उन सबके आगे कमजोर क्यों पड़ रहा था। उसी पल योगेश के क्लिनिक का पल भी उसकी आंखों के सामने तैर गया, जब वर्तिका अरुण के कितने पास थी और हक से उसकी शर्ट को उसके शरीर से अलग कर रही थी। तब मन किया दौड़ जाए और सबको पीछे ढकेल दे, लेकिन जो हक उसका है वो उसकी भी हकदार कहाँ है। माना वे नहीं उसका हक निभा पाई, लेकिन अरुण, उसने वर्तिका को क्यों नहीं रोका, क्यों उसे अपने इतने पास आने दिया। कहीं सच ही तो नहीं कह रहे काका कि सभी के इस घर के लिए वे मनहूस ही हैं। सब कुछ मेरी वजह से ही बर्बाद हो गया, तो आखिर किस हक से रहूं इस घर में, और जब किसी को मेरी जरूरत ही नहीं। सोचते हुए एक बूंद उसकी बंद पलकों के बीच से उसके कपोल पर से लुढ़क गई। बिटिया खाना क्यों नहीं लिया, काका की आवाज पर वे जल्दी से खुद को संभालती हुई कहती है। वो मन नहीं हुआ। क्यों बिटिया, तबीयत तो ठीक है ना, काका स्नेह से उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहते रहे। समझता हूँ, अपने याद न आने वाले कल पर दुखी हो जाती होगी तुम भी। ये सोचो बिटिया, सब ईश्वर की मर्जी से होता है। कल जो हुआ, आज जो हो रहा है, सब ईश्वर की ही मर्जी है। तो क्यों ऐसी मर्जी है भगवान की, इससे अच्छा तो वे मेरा जीवन ही खत्म कर देते। ना ना बिटिया, ऐसा नहीं कहते। इस संसार में कान्हा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो क्या मर्जी है आपके कान्हा की, बिलखती हुई वह पूछ उठी। वो तो वही जाने बिटिया, पर हमका तो इतना पता है कि तुम कि इस घर के लिए जैसे खुशी बनकर आई हो, वो खुशी जो बड़ी मालकिन के जाने के बाद से इस घर से सदा के लिए जा चुकी थी। उनके जाने के बाद से कभी हमने परिवार को साथ में बैठा नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे कुछ बिगड़ा था तुम्हारे आने भर से, जो सब ठीक होता जा रहा है। तुम तो खुद ही साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हो बिटिया। इस घर को खुशियों में बदले में हम ईश्वर से तुम्हारे लिए ढेरों दुआ मांगते हैं। सदा खुश रहो तुम बेटिया, कहते हुए उसके सर पर हाथ फिराने लगे। उजला उन्हें ऐसा करते आश्चर्य से देखती रही। आखिर यही हाथ अभी कुछ देर पहले उसके लिए बद्दुआ दे रहे थे, और अब वही उसके लिए दुआ करते उठ रहे हैं। वे मन ही मन बिलख उठी। हे मेरे भगवान, आपने किस दुविधा में मुझे फंसा दिया है। ये कैसा बंधन बन गया है जो न छोड़ता है और न बढ़कर थामता ही है। काका आखिर उसे मनाकर खाना खाने को राजी करते उसे प्लेट देकर चले जाते हैं। जाने से पहले वे कॉफी लेकर उनके कमरे में जाने की बात भी उसे बता गए थे। खाना जैसे तैसे निकलते वे किचन में कॉफी बनाने चली जाती है। कॉफी बनाकर वे ट्रे लिए और उनके कमरे की ओर बढ़ रही थी। उसका कमरा बंद था। वे हल्के से दरवाजे को धक्का देकर अंदर प्रवेश करने लगती है, पर दरवाजा खुलते ही एकदम से तेज धुएं का भभकाव उसके चेहरे पर पड़ता है, जिससे वह बुरी तरह से चीख उठी थी। कमरा बुरी तरह से धुएं और गंध से अटा पड़ा था। उजला को सहज ही विश्वास नहीं आया। वह इस धुएं को पहचान सकती थी। ये धुआं सिगरेट का था, तो कमरा शराब की गंध से पूरी तरह से महक रहा था। उसकी आंखों को सहज ही विश्वास नहीं आया इस दृश्य पे। वह दरवाजे पे ही अवाक खड़ी रह गई। कमरे में चारों ओर जली हुई सिगरेट के बट और खाली बोतल फर्श पर लुढ़की पड़ी थी। ये सब देखते उजला के पैर देहरी पर जमे रह गए। क्यों, क्या हुआ? धुएं के बीच से उसे अरुण की आवाज मिलती है। तब जाके उसकी तंद्रा भंग होती है और उसका ध्यान अपने ठीक सामने फर्श पर लुढ़क रही एक खाली बोतल की ओर जाता है, जो बार बार हवा में लुढ़कती सिगरेट के जले टुकड़े से बार बार टकरा जा रही थी। अरुण शराब से भरा गिलास लिए उसकी ओर बढ़ता है, जिससे वे सहम जाती है।
अरुण अब ठीक उसके सामने खड़ा एक नजर से उसे फिर उसके हाथ की ट्रे की ओर देखता है। ये क्या है? तेज धड़कनों की आवाज से उजला के शब्दों को दब जाते हैं। वे अपनी सहमी नजर नीचे किए हुए थी, जिससे उसकी नजर उसके ठीक सामने खड़े अरुण पर नहीं गई, जो उसकी आंखों के बेहद आक्रोश भरे आंखों से घूर रहा था। अगले ही पल वो तेजी से अपनी दोनों बाहों की दीवार का टेक लिए दीवार उसके बीच से उजला को घेर लेता है। अकस्मात हुए इस व्यवहार पर उजला बुरी तरह से घबरा जाती है, जिससे उसके हाथों पर रखे कप प्याली भी थरथरा उठती है। उजलू की आंख लाल आंखें उजला का चेहरा घूर रही थी, तो उसकी गर्म सांसें उसके माथे पर लगातार गिर रही थी, जिससे उन दोनों के दिलों की बेचैनी और भी बढ़ने लगी। उजला मनी मन उलझी थी कि जाने अब क्या होगा। तो वहीं अरुण बुरी तरह से आग्नेय नेत्रों से उसे घूरता हुआ बोल रहा था, मेरी शराब, मेरी सिगरेट छुड़वाना चाहती थी ना, तो सुधारना चाहती थी ना मुझे, क्यों? मैं आज सारा जानना चाहता हूँ कि क्यों, आखिर क्यों? आखिरी शब्द अरुण ने इतनी तेजी से कहा कि उजला एक पल को कांप गई, जो प्यालियों के आपस में टकराने की आवाज से एहसास हुआ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये मेरा फर्ज ही था, इसके अलावा और क्या? कांपती आवाज में आखिर वे बोल पड़ी, इस आवाज को ही मैं जानना चाहता हूँ, इसके अलावा को ही मैं जानना चाहता हूँ। बोलो, जवाब दो। मुझे नहीं पता, जाने दीजिए मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारे फर्ज के नाम का आखिर किस रिश्ते से, किस हक से फर्ज है तुम्हारा? बोलो, जवाब दो। अब के अरुण उजला की ओर थोड़ा और झुक जाता है, जिसे बुरी तरह से सहम जाती है। अब उसकी गम सांसें वे अपनी उफनती सांसों के साथ महसूस कर रही थी। वह उसके इतने पास था कि उजला उठकर नजर उठाकर भी उसकी ओर देख नहीं पाई। बस उसकी शर्ट के ऊपरी खुले बटन पर दिखते सीने पर उसकी सहमी नजर ठहरी थी। अब उसकी उफनती सांसें अरुण के सीने पे लगातार गिर रही थी। दोनों की धड़कनें जैसे रिदम में धड़क रही थी। एक दूसरे के सीने से उभरते गिरते भार पर उन दोनों की नजरें पल भर को ठहर गई थी। कान तो बस यूं ही शब्द सुन रहे थे। वह फिर से हिम्मत करके बोलती है, मुझे जाना है। तुम जवाब नहीं दोगी, पर मैं तुम्हें निरुत्तर नहीं भेजूंगा। कहते हुए अरुण उसके पास से हटकर सीधा खड़ा हो जाता है। शराब का गिलास अभी भी उसके एक हाथ में था, जिसे पल में वह उस कप पर पूरा उड़ेल देता है। पल भर में पूरी ट्रे समंदर की तरह नजर आने लगती है। यही पल था जब उजला अपनी भीगी पलकों से उसकी ओर देखती है। यही है मेरा जवाब। इतना कहकर वह गिलास फर्श पर तेजी से मार देता है। कांच टूटे दिल की तरह टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखर जाता है। चोट के दर्द से कहीं ज्यादा दिल का दर्द इंसान को तोड़ के रख देता है। अरुण उस रात का सच किरण के मुंह से जानना चाहता था। आखिर वही तो अकेली गवाह है कि शादी की रात उसके साथ हुआ क्या था। वह किरण से उजला बनी उजला की अलग ही कश्मकश थी। उसके दिल में अलग ही प्रश्नों का झंझावात चल रहा था। वे समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे उस किरण को वे सबके सामने स्वीकार कर ले, जिसके सारे के सारे बेइंतहा नफरत करते हैं। उजला बनकर जो नफरत वे सुन पा रही थी, क्या किरण की तरह उन सब की नफरत को उल्टी निगाह से बर्दाश्त भी कर पाएगी? अरुण की नाराजगी का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो उसी खामोशी के साथ उसकी नजरों के सामने से हट गई, जैसे वे उसकी नजरों के सामने से हट जाती थी। पर क्या खुद का सामना करने से वे खुद को रोक पाएगी? दिल तो उसका भी टूटा है, भरोसा तो उसे भी किसी पर नहीं रहा। सबके आरोप झेलते झेलते वे ये तो अच्छी समझ गई कि वे सबके सामने चाहे जो कह ले, वो कोई शब्द किरण के दामन को पाक साफ साबित नहीं कर सकते, क्योंकि सबके पास झूठ के जितने सबूत हैं, उसके पास अपने सच का एक भी सबूत नहीं था। अब वो शख्स भी जीवित नहीं है जिसने उसका अपहरण किया था। तब सीता कैसे अपनी अग्नि परीक्षा देगी जब वो साबित ही नहीं कर पाएगी कि उसका अपहरण हुआ था? दर्द की बेइंतहा तकलीफ से गुजरती उजला सीधे मंदिर पहुंची। बस एक वही तो उसकी शरण स्थली थी, जहां वे खुद को वास्तविकता स्वीकार कर सकती थी। मंदिर में माँ सीता की प्रतिमा के आगे नमस्तक होती वे बुरी तरह से बिलख उठी। उसके सुंदर चेहरे पर आंसुओं की बाढ़ आ गई थी। वे बार बार अपने बहते आंसुओं को पोंछती, आंखें झपकाती हुई प्रतिमा को देखती। अपने आंसुओं से भरी प्रश्नात्मक आंखें सीता माता की प्रतिमा की ओर उठाए रही। क्या करूं बा, कुछ तो रास्ता बताए। आप तो माँ हैं और अपने बच्चों के मन की सारी व्यथा जानती हैं। फिर
क्यों मेरी ओर से मुंह फेरे हैं आप? उसका मन बुरी तरह से टूट कर बिखर रहा था। वह बिसुरती हुई प्रतिमा के आगे कह उठी, कितना और दर्द आपने मेरे लिए रखा है वो भी बता दीजिए माँ। आखिर क्यों मुझे आपने इस सजा के लिए चुना? क्या कसूर किया था मैंने? नित दिन मैंने आपकी पूजा की, अपनी गुआ के बाद से आपको माँ माना, फिर क्यों? कुछ पल मौन व प्रतिमा को देखती फूट फूट कर रोती। उसका मन अब खुद से बगावत करने में तुला हुआ था। अगले पल अपने आंसुओं को पोंछती हुई थोड़ी सख्त लहजे से कह उठी, तो ठीक है, आपके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं तो मेरा भी मौन बरकरार रहेगा। नहीं दूंगी किसी को मैं अपनी सफाई। जब जिस वक्त ने मेरा सब कुछ बिगाड़ा है उसे ही अब सब ठीक करना होगा। हाँ, आपको देना होगा मेरे सवालों का जवाब। अगर आप ये वक्त मुझे मेरे हिस्से का सच नहीं दे पाया तो मौन ही मैं इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो जाऊंगी, चली जाऊंगी। कहती हुई उजला बुरी तरह से बिलख कर रोती। अब दो दिलों में जज्बात एक ही थे, भले ही वे अलग अलग धड़कते हो, पर उनकी रिदम बस एक ही होती। और यही बेचैनी थी कि इन दो दिलों की भी थी। उजला अलग परेशान थी तो अरुण भी अपने हालात से खुश नहीं था। उसने उजला बनाम किरण को जितना तड़पाने के लिए किया था, उसके हिस्से का उतना ही दर्द उसने भी अपने दिल में महसूस किया। जिसे बिना देखे उसके अस्तित्व से उसने प्रेम किया। उसे सामने देख कर भी वे अपने तड़पते जज्बात पर कैसे नियंत्रण किए था, ये तो बस उसे ही खबर थी। उसने उजला को बेचैन करने के लिए ही अपने कमरे में शराब और सिगरेट की मौजूदगी दिखाई दी। उसके जाते हुए कमरे में जगह जगह जलाकर छोड़ी गई सिगरेट को उठाकर एस्ट्रे में बुझाने लगा। उसने सच में एक भी सिगरेट को मुंह नहीं लगाया था, और शराब तो कतई नहीं। सब कुछ अपने से विरक्त करके वे एक गिलास पानी पीकर अपने सूखे गले को तर करने लगा। कुछ पल अपने एकांत में बैठा वे उजला का मासूम रुधा चेहरा याद करने लगा। उसकी बेचैनी को समझने लगा। कुछ तो है जो उसके मन में इतने गहरे से जब्त है, पर उसे इस तरह से नहीं सामने लाया जा सकता। उसे और परेशान नहीं कर सकता मैं। उसका रोता चेहरा और उसकी अगली बार देखा तो पक्का मैं खुद पर से नियंत्रण खो बैठूंगा और उसे उसकी मर्जी के खिलाफ ही थाम लूंगा। पर आखिर वे क्या सच है जो किसी से भी नहीं कह रही? शायद मैं ही तुम्हारे विश्वास में इतना खरा नहीं उतर सका कि हक से तुम मुझे वो सब कह पाती जो पहले मुझे तुम्हारे लिए खुद को इस काबिल बनाना होगा कि तुम मुझ पर आंख मूंद कर खुद पर विश्वास कर सको। और उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा, बस तुम्हारे आसपास मौजूद रहूँगा मैं, ताकि जब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो तुम उस पल में सबसे नज़दीक मुझे पाओ। सोचते हुए अरुण जैसे हवाओं में से गहरी सहरी सांस इश्क की तरह अंदर खींच लेता है और सुकून से एक ठंडा श्वास बाहर छोड़ देता है। उस वक्त बहुत रात हो चुकी थी। संभव है अभी सो गए होंगे, पर उन आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। अरुण को बहुत बुरा लग रहा था। आखिर दिन में कितनी बार उसने किरण को परेशान कर दिया था, और उसका सारा दर्द वह अपने भीतर महसूस कर रहा था। और यही कारण है कि चाह कर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका मन नहीं माना तो वह एक नज़र किरण को देखने के लहजे से मन के कमरे से बाहर निकलने लगा। वह चुपचाप सीढ़ियां उतरता हुआ रसोई के पास वाले कमरे की ओर चल दिया, जहां हरिमन काका और उजला के कमरे थे। वह बेहद शांति से उस ओर बढ़ रहा था, क्योंकि वह समझता था कि किसी ने इतनी रात उसे यहाँ देखा तो उसके पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। फिर भी दिल के हाथों मजबूर वह कदम दर कदम उसके कमरे की ओर बढ़ रहा था। उस गलियारे में अच्छा खासा अंधेरा था, और उस अंधेरे का ही फायदा उठाकर वह अब ठीक उस कमरे के बाहर अपने धड़कते दिल के साथ खड़ा था। कमरा बंद था और वह आधी रात कोई आहट भी नहीं करना चाहता था। और फिर आसपास देखते हुए उसे एक खिड़की नजर आती है। खिड़की खुली थी, जिससे वह खिड़की के पास आता अंदर देखने का प्रयास करने लगा, पर अंदर डले पर्दे से उसे अंदर का कुछ नजर नहीं आ रहा था। हवा के बार बार पर्दा उसकी निगाहों का रास्ता रोक लेता, जिससे उसका सारा गुस्सा उस पर्दे पर आकर ठहर जाता। कुछ पल तक वह वहीं खड़ा रहा और मन ही मन उस पर्दे से जैसे हटने की गुजारिश कर रहा हो। उस पल उसके हाव भाव की बेचैनी कोई देखता तो उसके दिल का हाल साफ साफ जान जाता। बहुत देर तक खड़ा वह पर्दे को घूरता रहा, और एक ऐसा पल आखिर हवा ने उस पर्दे को थोड़ा सरका कर दे ही दिया कि उस दिल वाले की बेचैनी पर उस निर्जीव पर्दे को भी दया ही आ गई।
पर्दा हल्के से हटा तो अरुण की निगाह उस पार किरण को खोजने लगी। वह बिस्तर पर लेटी थी और उसकी ओर पीठ किए थी। उस पल उसे ऐसे सुकून से सोता देख उसका दिल सुकून महसूस करने लगा और पल भर को अपनी मुस्कान समेटता हुआ वह वहां से चला गया। ये रात सबके लिए एक सी नहीं थी। जहां इस रात में प्रेम पना रहा था, उसी पल दूसरे स्थान में दुश्मनी सुलग रही थी। सूरत का टॉप क्लास होटल जिसमें रातों रात पुलिस की रेड पड़ी और वहां के एक रूम से कुछ विदेशी लड़कियों के साथ ड्रग्स भी पकड़ी गई। ये खबर पूरी रात से टीवी पे हेडलाइन की तरह चल रही थी और इसकी कसक आकाश के ऊपर गुजर रही थी, जबकि टीवी पर सारी गतिविधि देखता रंजीत अपने में ही मुस्कुराता हुआ बुदबुदा उठा था। युद्ध का आगाज हो चुका है, जिसका अंजाम भी अब मेरे हाथ में है। दीवांस तैयार हो जाओ, हर एक दिन अपनी बर्बादी का अंजाम देखने के लिए। जहां रंजीत की हाव भाव में गहरा सुकून उतर रहा था, वहीं आकाश की नींद पूरी तरह से उड़ी हुई थी। एक पल को उसने होटल के कमरे में हो रही उस गतिविधि से अपना पल्ला झाड़ तो लिया था, पर लगातार टीवी पर उसके होटल के नाम को दिखाने से उसकी साख लगातार नीचे गिर रही थी। अभी तक ये खबर सिर्फ उसे ही पता थी, पर उसे डर था सुबह का, जब असल धमाका होगा और इस बात की खबर उसके पिता को लगेगी। वह व्याकुलता से घर के बार में गिलास लिए इधर उधर टहल रहा था। इसी बीच कोई फोन बजा और लपक कर उसने उसे रिसीव करते ही बोला, हाँ मंत्री जी, कब से मैं आपके फोन का इंतजार कर रहा हूँ, आप ये सब बंद कराएं अभी का अभी। रुकिए रुकिए आकाश जी, मैं मंत्री जी नहीं, उनका पीए बोल रहा हूँ। मैंने कहा था मुझे मंत्री से बात कराओ। मंत्री जी आगामी चुनाव में थोड़ा ज्यादा ही व्यस्त हैं और जब पार्टी के लिए डोनेशन चाहिए होता है तब फ्री हो जाते हैं। अभी कहाँ हमने आपसे पार्टी के लिए चंदा मांगा है आकाश जी, मांगने तो आओगे ना कभी, तब क्या होगा। आकाश साहब, हम तो जनता के सेवक हैं और बस सेवा सहयोग लेते हैं, पर इस बार मंत्री जी ने सोचा आपको तकलीफ ना ही दिया जाए, बल्कि सच में जनता के लिए कुछ करके दिखाया जाए। आखिर हमारा गुजरात तो वैसे भी देश के लिए एक मॉडल है, तो बस उसी की गंदगी की सफाई में लगे हैं हमारे मंत्री जी। बंद करो ये ढोंग अलापना, तुम्हारे मंत्री कितने पानी में हैं मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे मेरी तभी दूसरी ओर से फोन काट दिया गया। क्या? मेरा फोन काट दिया? आज इन सब की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इन्हें इस बात का भी डर भी नहीं कि इन्हें इलेक्शन के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे। कोई तो है इस सबके पीछे, लेकिन कौन इन सबकी जेबें गर्म कर रहा है? कौन? जबड़े कसते हुए आकाश डेस्क पर तेजी से हाथ मारता हुआ सामने की ओर देखने लगता है। सामने शराब की बोतलों की कतार पर उसका बिगड़ा हुआ अक्स दिखाई दे रहा था। अपने क्लिनिक जाने से पहले बहुत सुबह ही योगेश अरुण के पास आने को तैयार था कि रास्ते में उसे वर्तिका मिल गई, जो अरुण का हाल जानना चाहती थी, पर अकेले वहां जाने का संकोच उसे हो रहा था, जिससे वह उसके साथ में ही दीवान मेंशन पहुंचती है। भूमि जो क्षितिज को स्कूल छोड़कर वापस आ रही थी, योगेश को अचानक से देख उसका हाल लेने रुक जाती है। उससे बात करके दोनों साथ में अरुण के कमरे तक पहुंचते हैं। उजला बस चाय लिए जाने ही वाली थी कि एक बार फिर वर्तिका को देखते उसका मुंह सुबह सुबह ही उतर गया। वे वापस किचन में चली आई तो ये देख हरिमन काका उससे पूछने लगे, क्या हुआ बिटिया, चाय लेकर क्यों नहीं गई? कहने को बहुत कुछ उसके अंदर से उबल रहा था, वो किसी तरह से मन को जब्त किए वे ट्रे रखती हुई कहती है, वो मुझसे अभी सीढ़ी चढ़ी नहीं जा रही। अरे क्या हुआ बिटिया, बहुत कमजोरी होगी। हम तो पहले ही कह रहे थे कि आराम करो, पर तुम्ही को चाय ले जानी थी। चलो अब आराम करो, जाकर हम दे आते हैं चाय। कहते हुए काका ट्रे लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ जाते हैं। उजला उदास भाव से उन्हें जाता हुआ देखती रही। अरुण को नींद से जगाकर योगेश जहाँ भरपूर मुस्कान से मुस्कुरा रहा था, वहीं अरुण अवाक कभी वर्तिका को देखता तो कभी योगेश को। उसे वर्तिका को देखते सबसे पहले उजला का ही ख्याल आया कि अगर उसने वर्तिका को देखा होगा तो जरूर कोई गलतफहमी उसके मन में खलबली मचाए होगी, पर कर ही क्या सकता था। उसने कोशिश करने की सोच ली कि वह इन दोनों को जल्दी से कमरे से विदा कर देगा। अब कैसी है चोट? योगेश के इत्मीनान भरे इस प्रश्न पर वह जल्दी से बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम लोगों को इतनी सुबह परेशान होने की क्या जरूरत थी? अब तू आराम से जा अपने क्लिनिक। हाँ हाँ चला जाऊंगा, दर्द तो ठीक है ना? वो तूने दवाई दी थी ना, उससे बहुत आराम मिल गया। उसने नजरें बचाते हुए अरुण कहता है, हाँ दवाई दी थी, वो इतनी स्ट्रांग थी कि मेरी टेबल से हिली भी नहीं। तंज भरे लहजे से कहता योगेश अपनी पॉकेट से दवाई निकाल कर उसकी नजरों के सामने करता है।
तो ये देख जहाँ अरुण अपने झूठ पर से नजरें बचाने लगता है तो वर्तिका एकदम से चौंकती हुई की उठी। मतलब तुमने दवाई ली ही नहीं? ऐसी लापरवाही क्यों की तुमने अरुण? जनाब दवाई वही भूल आई, पता नहीं कल किस बात की जल्दी थी। ये तो मुझे सुबह नर्स ने बताया, नहीं तो रात में ही धावा बोल देता मैं इसके पास। यार तू मत हो, तुम तो इतना दर्द बर्दाश्त करने की जरूरत भी क्या है? दर्द? इसी वक्त कमरे में काका आते ही सुनते हैं तो हैरानी से उन सबका ध्यान चेहरा देखने लगते हैं। काका की हैरानगी देख कर उन योगेश को इशारे से उसे आगे कुछ ना कहने का इशारा करता है, क्योंकि उसे पता था कि फिर धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा, जो वो कतई नहीं चाहता था। वो योगेश यहाँ किसी के रोके रुकने वाला था? वे झट से कल रात वाला वाकया सारा कह सुनाता है, जिसे काका अरुण के पास आते उसका सर सहलाते उसे आराम करने को कहते हैं। कुछ नहीं काका, बस छोटी सी बात है, आप किसी से मत कहना वरना खाम खा सब परेशान हो जाएंगे। ठीक है। काका को किसी तरह समझाकर अरुण उन्हें भेजकर योगेश की ओर झुकता हुआ कहता है, ऐसा है, इससे पहले तू और रायता फैलाए, अब तो निकल अपनी क्लिनिक। अरुण वो बस यही डर था उसे। भूमि कमरे में आते ही कह उठी, बहुत हुआ, अब से तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, समझे ना? भाभी की बात सुनते वह अचरज से उनकी तरफ देखता हुआ पूछता है, आपको काका ने बताया? नहीं, ये तो योगेश ने बताया अभी आते वक्त। और तुम क्या समझती हो कि वो से सारी बात छिपा लोगे? अब देखती हूँ कि तुम अकेले कैसे जाते हो। कहती हुए मोबाइल से सिक्योरिटी इंचार्ज को फोन लगाती लगाती कमरे से बाहर निकलने लगती है। ये देखते ही अरुण अपने माथे पे हाथ मारते हुए योगेश की ओर देखता हुआ कहता है, रहता तू फैला ही चुका है, अब चैन मिला तुझे? लग गया प्रतिबंध मुझ पर? अब जहाँ भी जाओ पीछे पीछे ये बेमतलब की सिक्योरिटी मुझे घेरे रहेगी। अब तो चैन मिल गया होगा ना तुझे? या तुझे कोई किसी जादूगर से बोलकर मेरे चारों ओर कोई लक्ष्मण खेड़ा भी खिंचवा दे? हाँ तो अच्छा है ना, तू है कहाँ, कम से कम पता तो चलेगा। दांत दिखाते हुए योगेश कहता है, जिस पर अरुण उसे कसकर घूरने लगता है। तो वही वर्तिका उन दोनों के हाव भाव देख मुस्कुरा देती है। योगेश के जाते अरुण अभी कुछ पल चैन से बैठा ही था कि ऑफिस से तुरंत वहां आने का कॉल आता है, जिसके बाद वह उठकर तैयार होने लगता है। सुबह उठने से लेकर वह बाहर निकलने तक उसने अब तक किरण को नहीं देखा था। कल रात की तलखी का उसे अच्छे से एहसास था, इससे उसका मन उसे खोजने लगा, पर न वह किसी से पूछ सका और न उसके पास जा सका। इससे मन में कसक लिए बाहर की ओर निकल गया। ये क्या है? अरुण अबाक अपने सामने ब्लैक टू पीस में खड़े उन मुस्तैद बॉडीगार्ड को देखकर चौंकता पूछता है। फिर उसके बाद उसे बता दिया जाता है कि अब से उसे अकेले कहीं नहीं जाना है और ये भाभी का हुक्म है, तो जाहिर सी बात है वैसे इनकार भी नहीं कर सका। असल तूफान तो दीवान इंटरप्राइजेस में मचा था, जब होटल के कांड की बात लाख छुपाने पर भी दीवान साहब तक पहुंच ही गई और आकाश पहली बार किसी अपराधी की तरह उनके सामने खड़ा था। वे बुरी तरह से गरज रहे थे। मुझे तुमसे ये कतई उम्मीद नहीं थी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? डैड, मैं आपको समझा सकता हूँ अपनी बात, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है अगर वे लड़कियां एक बार भी इस सब काम होने में तुम्हारे कंसर्न की बात कबूल देंगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तुम्हें पता है ना बिजनेस में इमेज कितना बड़ा रोल अदा करती है। जिस इज्जत को बनाने में मैंने अपने सालों लगा दिए उससे पल में मैं धूमिल होते नहीं देख सकता। एक तरफ हमारे सारे फाइनेंशियल पर विश्वास उठाए जा रहे हैं, ऊपर से यह नया कांड तुमने कर दिया। आकाश पहली बार चुपचाप खड़ा था। उस वक्त केबिन में दीवान साहब और आकाश के सिवा कोई नहीं था। तभी केबिन में नॉक करके ब्रिज आता है। सर, भावनगर में प्रॉब्लम और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। क्या मतलब? दीवान साहब चेयर से बैठते हुए पूछते हैं। ब्रिज एक नजर आकाश की ओर देखता हुआ धीरे से कहता है, पुराने मजदूरों के काम पर न आने से नए मजदूर बुलाए गए थे। इससे सारे मजदूर को ज्यादा ही रोष फैल गया और उनकी आपस में मार पिटाई वाली सिचुएशन हो गई। इतना हो गया कि ब्रिज के रुकते हुए घूरते हुए आगे कहने लगते हैं, उन लोगों ने फैक्ट्री में भी आग लगाने की कोशिश की। क्या? ये सब कैसे हुआ? और पहले के मजदूरों से बात क्यों नहीं की गई? नए मजदूर लाने का आइडिया किसने दिया? इस पर ब्रिज खामोशी से बस नजर आकाश की ओर कर देता है, जिससे दीवान साहब आकाश को घूरते हुए देखते फिर ब्रिज की ओर देखते हुए पूछते हैं, अभी की क्या सिचुएशन है? पुलिस लगी है पर मजदूरों का गुस्सा शांत ही नहीं हुआ और वे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। डैड, मैं हैंडल करता हूँ सब कुछ, आकाश किसी तरह से कहता है। यही पल था जब अरुण केबिन में प्रवेश करता है और सबकी नजर उस पर ठहर जाती है। वह भी सबकी उठी नजरें देख थोड़ा सकपका जाता है।
उसके अंदर आते दीवान साहब कुछ पल के मौन के बाद गहरा श्वास खींचते हुए आकाश की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम्हें इस वक्त नासिक का प्रोजेक्ट देखने चले जाओ और कुछ दिन वहीं रहो। अरुण, तुम आज ही भावनगर जाकर वहां की सिचुएशन अपनी तरह से हैंडल करो। अपनी बात इस तरह से खत्म करते सिगार जलाने लगते हैं जैसे अब वे सबको जाने को बोल रहे हों। इससे आकाश आगे कुछ न कहता हुआ हामी भरता तुरंत वहां से निकल जाता है। आकाश को जाते देख दीवान साहब ब्रिज को देखते हुए कहते हैं, ब्रिज, अरुण को वहां की सारी डिटेल समझा दो और तुम भी साथ में चले जाओ। मुझे हर हाल में ये प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। ओके सर। दीवान साहब के आगे हामी भरते ब्रिज अरुण की ओर देखता हुआ कहता है, सर प्लीज चलिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। अरुण अभी कुछ पल को समझा ही था, पर पहली बार कुछ नया हुआ था। उसके पिता ने उसे कोई जिम्मेदारी दी थी और वह उसमें खरा उतरने को पूरी तरह से तैयार हो रहा था। तूफान तो आ ही गया था, पर आया कहां से था यह भी उन सबको नहीं पता था। रंजीत अपने ऑफिस से बैठा जैसे सब कुछ परसीव कर रहा था। उसकी नजरों के ठीक सामने की कांच की दीवार के पार उसे 4-5 टफ मुद्रा वाले शख्स दिख रहे थे, जो 3 ब्लैक रंग के सूट पीस में थे और किसी मीटिंग को बिल्कुल तैयार थे। उन्हें देखता हुआ रंजीत बुदबुदा रहा था, युद्ध का आगाज हो चुका है। अब से हर एक दिन अपनी गिरती सेना को देखने की आदत डाल लो दीवान। हर एक दिन नया धमाका होगा। बूम। होठों से बूम की आवाज निकालकर वे हल्के से खुद में हंस देता है। इस समय केबिन में दीवान साहब के सामने अरुण को सारी स्थितियां समझा दी गई। जरूरी निर्देश देने के बाद वे ब्रिज को बाहर जाने का संकेत करते हैं। उसके जाते अब वे कॉन्फ्रेंस रूम में अरुण के सिवा सिर्फ वे ही थे। वो उठकर टहलते हुए अपनी बात कहने लगे, अरुण, तुम भावनगर जा रहे हो और उम्मीद है कि तुम इस समस्या का कोई हल भी निकाल लोगे। लेकिन अभी हाल के दिनों में जो कुछ भी हो रहा है उससे मेरे मन में एक अजीब सा डर पनपने लगा है। डर? कैसा डर डैड? अरुण हैरानगी से उनकी तरफ देखता है। ये बात मैंने किसी से नहीं कही, यहाँ तक कि आकाश से भी डिस्कस नहीं की, क्योंकि हो सकता है ये मेरा वहम ही साबित हो। लेकिन अपने 40 साल के अनुभव ने मुझे साहस के साथ साथ डरना भी सिखाया है। दीवान साहब लगातार टहलते हुए अपनी बात कहे जा रहे थे और चेयर पर बैठा अरुण अचरज भाव से उन्हें सुन रहा था, क्योंकि आज से पहले उन्होंने इस तरह की बात कभी नहीं की थी, कम से कम उससे तो कतई नहीं की थी। तुम्हें सुनकर अजीब लग रहा होगा, पर यह भी एक शाश्वत सच है कि साहस से डर विलग नहीं होता। हर एक दिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले कदम हर घड़ी पीछे गिर जाने से भी डरते हैं, लेकिन उस वक्त खुद पर भरोसा और विश्वास ही उसके सबसे बड़े संबल होते हैं। और यही मेरे साथ भी हुआ। मैंने हर एक दिन दीवान एंटरप्राइजेस को ऊंचाई में ले जाने की कोशिश की। उसके साथ ही हर दिन इस ऊंचाई को बनाए रखने का डर भी मेरे साथ रहा। बस यही डर हर बार मेरे दिमाग में खलबली मचा देता, जिससे मेरी मेहनत और 10 गुना बढ़ जाती। करते करते आज जिस पोजीशन पर पहुंचा हूं, तो समझो इस ऊंचाई के साथ उस डर का समूह भी मेरे साथ है। तुम शायद अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे होगे, लेकिन मैं अपने 40 सालों की कीमत समझाता हूँ। इससे डरता भी हूँ, इस बुलंदी से नीचे झांकने पर। वे गहरे उच्छ्वास के साथ केबिन की खिड़की से उस बिल्डिंग की ऊंचाई पर नजर दौड़ाते हुए आगे कहते हैं, अरुण, इसलिए चाहता हूं कि मेरी इस ऊंचाई में कभी खलल न पड़े, बल्कि शायद मैं जरा भी खलल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बस इस बात का ख्याल रखना। अरुण जो तब से शांत बैठा उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। उनके मौन होते खड़ा होता हुआ उनकी ओर धीरे धीरे चलता हुआ आता कहता है, डैड, मैं आपके इस 40 सालों की कीमत समझता हूँ, और ये भी समझता हूँ कि इन वर्षों में उन सब की मेहनत और विश्वास भी जुड़ा होगा, जो शायद किसी गिनती में भी ना आते हों, पर एक एंटरप्राइजेस की नींव होते हैं, जिसके मौन कंधों पर एक एक ईंट जोड़कर कोई सफलता अपना शोर करती है। अरुण की बात पर दीवान साहब पलटकर उसकी ओर देखते रह गए, जो अब उनके बेहद पास खड़ा था और खिड़की से नीचे उन हिस्से की ओर देख रहा था जहां से स्टाफ सेक्शन का ऑफिस का कॉरिडोर साफ साफ नजर आता था। अब वे मौन उसकी नजरों के उस जगह देखने लगे। अरुण आगे कहता है, मैं आपसे कोई वादा तो नहीं करता, पर इतना जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी जगह सही जगह पे मैं गलत फैसला नहीं लूंगा डैड। उस वक्त वे अरुण के हाव भाव पे आए विश्वास को हैरानगी से मौन देखते रहे।
वहीं इस सब पचड़ों के बेखबर मेनका विवेक के साथ थी। बोलो ना, क्या सरप्राइज है? वह उसकी उद्दोलित बाहों में समाती हुई कहती है। तुमने कहा था कि कोई सरप्राइज है और अब मुझे बता भी नहीं रहे, क्यों सता रहे हो मुझे? विवेक उसे अपनी बाहों के किनारे लेता हुआ उसकी आंखों के सामने कोई पेपर लहराता हुआ कहता है, ये है वो सरप्राइज। मेनका अति उत्साह से उस पेपर को लेती हुई कहने लगी, वाह, अब क्या प्रेम पत्र टाइप करके दोगे मुझे? विवेक मेनका के चेहरे को गौर से देखता हुआ सपाट भाव से कहता है, ये हमारी शादी का अप्रूवल पेपर है। ये सुनते ही मेनका के चेहरे के सारे भाव एकदम से थम जाते हैं। वे अवाक पेपर को कभी विवेक को देखती है। क्या हुआ? आज ये कोर्ट से पेपर मिला है और कल को हम आराम से शादी कर सकेंगे। यही तो चाहते थे ना हम, क्यों, है ना? हाँ लेकिन, हाँ है तो लेकिन की क्या जरूरत? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस बात को लेकर मैं इतना जज्बाती हूँ उसे तुमने यूं ही कह दिया हो? अगर ऐसा है तो अपना रास्ता बदल लो मेनका, अभी भी समय है तुम्हारे पास। बेहद रुखाई से अपनी बात कहता हुआ विवेक मेनका के हाथ से वह पेपर लेता हुआ उसे फोल्ड करके अपनी पॉकेट के सबूत कर लेता है। मेनका जो अब ठीक विवेक के नजरों के सीध में खड़ी थी, वह विवेक को ऐसा करते एकदम से झिझक जाती है। नहीं विवेक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। विचलित होती मेनका विवेक के बाजू थामती हुई बोली। इस वक्त दोनों बीच में मौजूद थे, जहाँ वे अक्सर मिलते थे। शाम की हल्की नमी उन मौसम में समाई थी और दूर दूर तक बस समंदर की फनती हुई लहरें ही नजर आ रही थी। बार बार लहरें तट पर जाती और उसी तेजी से वापस हो जा रही थी। अब विवेक अपनी नजरें उस लहरे की ओर करता हुआ कहता है, मेनका, मुझे तुम्हारा एक टूक उत्तर चाहिए, हाँ या नहीं। तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने शादी के लिए कब मना किया? बल्कि मैं तो खुश हूँ। आखिर कितने प्रेम होते होंगे जिनकी मंजिल शादी होती होगी। पर विवेक, तो फिर ये हिचकिचाहट कैसी? विवेक, मुझे शादी करने के लिए नहीं सोचना पड़ रहा, बल्कि मैं ये सोच रही हूँ कि शादी के मत में और विमत में कौन होगा। तो डरती हो समाज से? बिल्कुल नहीं, मुझे दुनिया की परवाह नहीं। मैं तो अपनी फैमिली के बारे में सोच रही हूँ। डैडी और आकाश भैया का तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे विश्वास है अरुण भैया और भाभी जरूर मुझे समझेंगे। मैं कम से कम उन्हें तो इस बारे में मन की बात बता दूँ। और अगर वे भी राजी नहीं है तो तुम क्या करोगी? विवेक, तुम मेरी भाभी और अरुण भैया को नहीं जानते। उनके दिल में अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं है। वे तो मेनका। विवेक मेनका की हथेली अपनी हथेली के बीच दबाता हुआ कहता है, याद है मेनका, एक बार तुम्ही ने कहा था कि जिस दिन मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर जिधर चलने को कहूंगा तुम आंख बंद किए मेरे साथ चल दोगी। इस पर मेनका विवेक के पास आती उसके कंधे पर सर टिकाती हुई कहती है, ये तो मैं आज भी कहती हूँ विवेक। तो समझ लो मेनका, वो वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपना वायदा पूरा रात रखना है। तुमने कहा हुआ एक एक शब्द एक ठोस वायदा होता है, और ये मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि तुम्हारे लिए जीती हूँ तो तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ। कहती हुए पूरी तरह से उसके बाहों के घेरे में समा गई थी। शाम का समय था और वर्तिका अपने भाई के वापस आने के इंतजार में कमरे में चक्कर काटती तो कभी बिल्डिंग के लिविंग रूम तक टहलती चली जाती। बेचैनी में इधर उधर चक्कर काटती हुई बीच बीच में दीवार घड़ी की ओर ताक लेती। बेसब्र होती मोबाइल को गुस्से में देखने लगी। उसकी स्क्रीन में अभी भी रंजीत का नंबर शो कर रहा था, जिसे अभी कुछ मिनट पहले ही उसने मिलाया था। वे अब दोबारा उसके नंबर को मिलाने ही जा रही थी कि तभी किसी के चलते कदमों की आहट हुई और उसकी निगाह ठीक सामने की ओर उठ गई। भैया! वे दौड़ती हुई छोटी बच्ची की तरह उसके भाई की बाह पकड़कर झूल गई। लो भाई, आ गया, अब बोलो, कहते हुए वह उसके सर पर स्नेह से हाथ सहलाता है। लेकिन कितनी देर लगा दी आपने बोला था कि 5 बजे आ जाएंगे, और अभी क्या बजा है पता भी है? प्रश्नात्मक मुद्रा में अपने भाई का चेहरा देखती हुई बोलती है। 6 बज रहे हैं। हाँ, आज कुछ ज्यादा ही व्यस्त था, इसलिए सुबह प्रॉमिस किया था कि डिनर तक आ ही जाऊंगा, तो आ गया ना। चलिए, अभी आपको तैयार भी होना है। आपको पता है ना कि आपको बाहर डिनर के लिए जाना है। अपनी बात कहती कहती वर्तिका रंजीत का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जा रही थी, और रंजीत भी बच्चों की तरह उसकी हर एक बात मान रहा था। कमरे में आते हुए रंजीत का हाथ छोड़कर वार्डरोब के कपड़े छाटने लगी। वे कई सूट निकाल कर बेड पर फैलाकर उन्हें देखती हुई कहने लगी, आज बहुत स्पेशल डे है, तो आप बताइए कौन सा रंग ठीक रहेगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वैसे आप पर तो सभी रंग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब डॉक्टर उष्मा आपको देखे तो आपको देखती रह जाए। आखिर फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन होता है ना। बोलिए ना भैया।
उत्साह में झूमती हुई वर्तिका रंजीत की ओर घूमती हुई देखती है, जो एक हाथ से अपने गले की टाई उतारे रहा था तो दूसरा हाथ अपने पेट पर रखे था। ये देखते उसे कुछ अटपटा लगा। क्या हुआ भैया? कुछ भी तो नहीं। हाँ, कुछ सूट वूट पूछ रही थी ना तुम? ब्लू वाला पहन लूँगा, ठीक लगेगा ना? उसका पैंट भी ठीक है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है। कहता हुआ रंजीत यूँ पेट पर हाथ सहलाने लगा जैसे वर्तिका उसे देख ही नहीं रही। बात क्या है भैया? आप कोई परेशानी है क्या? पेट में दर्द है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहता है वो जल्दी से पेट से अपना हाथ हटा लेता है। भैया सच बोलो ना, बात क्या है? कुछ भी नहीं, बस आज बिजनेस एसोसिएट के साथ लंच था, वो बातों बातों में कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन डोंट वरी, तुमने जहाँ डिनर बुक किया है वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगा, बस थोड़ा बहुत खा ही लूँगा। रंजीत छुपी नज़रों से वर्तिका के हाव भाव देखता रहा, जबकि वर्तिका होंठ काटती इधर उधर देखती रही। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं मेडिसिन लेके चला जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर हुई भी तो सामने वाले को बिल्कुल पता नहीं चलेगी। नहीं भैया, आप कहीं नहीं जाएंगे। क्या कह रही हो तुम? हाँ, सही कह रही हूँ, आपकी तबीयत खराब है और आप सिर्फ मेरी वजह से जाने को तैयार हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा भी परेशान नहीं देख सकती। अरे नहीं, तुम्हारी बात खराब हो जाएगी वर्तिका। बात ही खराब होगी, आपकी तबीयत खराब है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहती हुई वर्तिका रंजीत का हाथ पकड़े उसे बैठाती हुई कह लगी। ये कम है कि क्या आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं, बस मैंने कहा और आप जाने को राज़ी हो गए। और मैं हूँ कि आपकी तबीयत भी नहीं देखूँ, मैंने जाने को कहा था, तो मैं ये आपको नहीं जाने को भी कह रही हूँ। आप रेस्ट कीजिए, मैं दवाई लाती हूँ, कहती हुई वह उसे लेटने की अवस्था में छोड़कर झट से कमरे के बाहर निकल गई। उसे जाता देख रंजीत बेड रेस्ट का टेक लेता हुआ मुस्कुरा दिया। वह जानता था अपनी भोली बहन को कैसे इनकार करना है। आखिर क्या होगा रंजीत और भूमि का रिश्ता? क्या रंजीत के जीवन में कोई और आएगी? और क्या होगा अरुण और किरण की जिंदगी में? क्या उजला को बुलाकर किरण को अपना पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहें बेइंतहा के सफर से, और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।